हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग का ये पहला लेक्चर है जहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला मॉड्यूल जो कि है हमारा यूनिट 1, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये जो मेनली यूनिट है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले। वैसे इसका जो है सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उसमें हम बात कर लिए थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दें जो इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें मेनली हमको पढ़ना है वो थियोटिकल चीज़ ही है। इसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ होगा नहीं, जो भी है वो थ्योरी ही है। और ये सब जो थ्योरी है आपको आगे जो वेब डिज़ाइनिंग में है वो हेल्प करेगा। इसमें हमको पढ़ना है जो मेनली थ्योरी वगैरह पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। हिस्ट्री मतलब वो जो है हमारा इतिहास है वो पढ़ना नहीं है। इसमें कैसे कैसे जो नया टेक्नोलॉजी आया है उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, वेब पेजेस होता क्या है। तो जो भी थियोटिकल नॉलेज होता है वेब डिज़ाइन को सीखने के लिए वो सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा यूनिट 1 होने वाला है। तो यूनिट 1 में सबसे पहले अगर हमको जो भी काम करेंगे वो इंटरनेट में ही काम करेंगे। कोई भी वेबसाइट बना के आप अपलोड करिएगा तो इंटरनेट पे ही करिएगा। या फिर जो भी अभी के जो टाइम में आप जो भी चीज़ करते हैं वो इंटरनेट के ही हेल्प से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये समझना हमको ज़रूरी है जो इंटरनेट आखिर होता क्या है। ओके, और वो काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट आखिर है क्या और वो काम कैसे करता है। तो इंटरनेट का अगर डेफिनेशन पढ़ें या फिर एक प्रॉपर मैनर में उसको हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। तो आप करिएगा क्या, द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क। क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है ऑफ द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इंटरनेट का ये क्या रहा, एक प्रॉपर डेफिनेशन रहा। क्या बोल रहा है, इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पे क्या होता है बहुत सारा जो सर्वर्स है या फिर जो भी कंप्यूटर है या फिर जो भी डिवाइसेस है वो आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, ताकि वो आपस में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सकें, डाटा को शेयरिंग कर सकें। और ये जो भी काम होता है शेयरिंग करने का, उसको कम्युनिकेट करने का, वो सब प्रोटोकॉल के जरिए होता है। ओके, तो प्रोटोकॉल वगैरह क्या होता है वो सब आपको जब पता चलेगा, जब आप कंप्यूटर सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क जब पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए क्या एक रास्ता होता है, प्रोटोकॉल एक तरीका होता है जिससे हम एक, जैसे मान लेते हैं नंबर होता है, उस नंबर के जरिए हम उसी को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि घर जाने का कोई एक रास्ता होता है, एक घर नंबर होता है। तो जब वो नंबर आपको बताएंगे तो, या फिर ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी को आप कॉल करते हैं तो एक नंबर के जरिए उसी को कॉल करते हैं ना। क्योंकि सिस्टम तो बहुत सारा है, मोबाइल नंबर बहुत सारा है, वहाँ पे सिम बहुत सारा है। लेकिन आप किसी को एक स्पेसिफिक पर्सन को आप कॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका एक स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए। उसी को आप यहाँ पे प्रोटोकॉल के जरिए रिलेट कर सकते हैं। जो प्रोटोकॉल क्या है, एक नंबर है जिससे सिर्फ उसी चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। ओके, उसमें दूसरा चीज़ को एक्सेस नहीं किया जा सकता है जब तक हम उसमें दूसरा नंबर ना देंगे तब तक। इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीका ये है प्रोटोकॉल को समझने का। तो यहाँ पे मेनली समझाने का मतलब ये है इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो इंटरनेट आखिर है क्या। ओके, इससे पहले आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे होंगे बट इंटरनेट होता क्या है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आ जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक जो है फिगर बताया गया है। जैसे कि मेरा क्या है, ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे एक मोबाइल डिवाइस है जो कि सर्वर वगैरह है, वो सब यहाँ पे क्या है, ग्लोबली कनेक्ट है। और यहाँ पे कनेक्ट किसके जरिए है, जब भी हम कोई चीज़ एक्सेस करना चाहेंगे तो वो तो प्रोटोकॉल के जरिए ही एक्सेस होगा। बट अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे कि ये जो सिस्टम है इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो किसके जरिए कम्युनिकेट करेगा, ये करेगा जो है नेटवर्क के जरिए, या फिर उसको बोल सकते हैं इंटरनेट के जरिए ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि समझ सकते हैं एक चीज़ और ये, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप हैं कॉलेज में बैठे हुए हैं। ठीक है, कॉलेज में या फिर घर पे जहाँ पर ही होंगे, वो आप बैठे हुए हैं और यहाँ से मैसेज सेंड कर रहे हैं। लैब वगैरह में बैठ के जनरली आप करते ही होंगे, जो यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप बैठे हुए और अपने जीएफ को मैसेज सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग डिवाइस है डिवाइस 1, और ये अलग डिवाइस है डिवाइस 2। तो ये दोनों जो है एक जगह तो नहीं है, दूसरे दूसरे जगह पे है। जब दूसरे दूसरे जगह पर हैं तो ये दो सिस्टम जो है आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, नेटवर्क के जरिए क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो आई होप आपको जो है इंटरनेट का जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। जो इंटरनेट आखिर होता क्या है, वो कम्युनिकेट कैसे करता है। तो वो जो कम्युनिकेट करता है वो एक प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट करता है। और वो जो प्रोटोकॉल होता क्या है उसको डिटेल में आप समझिएगा जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़िएगा तब। लेकिन फिलहाल के लिए उसको समझने के लिए हम मोबाइल नंबर से
रिलेट करके आपको बता दिए हैं। तो इंटरनेट का तो फंडा क्लियर हो गया। अब ये समझते हैं जो इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, इंटरनेट होता क्या है वो तो समझ में आ गया। अब इंटरनेट आखिर काम कैसे कर सकता है, वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो जैसे मान लेते हैं आप कहिएगा इंटरनेट का काम करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी ब्राउजर पे गए और वहाँ पे सर्च बारे में क्या करते हैं, सर्च बारे में आप कोई चीज़ वहाँ पे इंटर करके वहाँ पे राइट करके जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं और सर्च कर लेते हैं, और वो सब क्या होता है, पेज लोड होकर आपके आ जाता है। तो क्या इतना ईजिली वो काम हो जाता है? क्या जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ आप वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, क्या ईजिली वहाँ पे आपसे इंटर किया और आ जाता है? क्या इतनी आसान काम है? तो नहीं, इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारा उसमें स्टेप्स होता है। वो उतना ही समय में उतना स्टेप कंप्लीट कर लेता है। वो कौन कौन सा स्टेप होता है अब हम लोग समझते हैं। ओके, तो इससे पहले आप ब्राउजर को यूज़ कर रहे होंगे, बट आज के बाद जो ब्राउजर का आप यूज़ करिएगा तो उसमें कौन कौन सा स्टेप से वो जो रिकॉर्ड आ रहा है, वो जो डाटा आ रहा है फेच होके, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट में हमको सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप जो एक वेबसाइट होता है, जो वेब ब्राउजर जिसको बोलते हैं, उसको आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है यूजर, सेंड अ रिक्वेस्ट। क्या करता है यूजर, जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता है। कैसे, कौन सा रिक्वेस्ट को, जैसे कोई चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं तो वो एक तरीका का क्या है, वो रिक्वेस्ट है। जैसे कि यू टाइप यू आर एल, आपको यू आर एल वहाँ पे इंटर करा है, जैसे कि www.google.com, ये वाला आप यू आर एल वहाँ पे इंटर किए अपने ब्राउज़र में। ठीक है, और उसका एंटर किए प्रेस, वहाँ पे क्या किए, इंटर कर दिए। अब इंटर करने के बाद क्या होता है, www.google.com लिखे और वहाँ पे इंटर करने के बाद डायरेक्टली आप जो है पेज लोड होके आ जाता है। लेकिन वो लोड कैसे होता है आप समझिएगा। सबसे पहले जो आप वहाँ पे लिखते हैं www.com, वो जो लिखते हैं वो क्या होता है, एक यूआरएल है, और उसका जो में नाम है वो क्या होता है, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर का नाम सुने होंगे, या फिर नहीं सुने होंगे तभी सुन लीजिए। दिस यूआरएल इज एक्चुअली जस्ट अ नेम पॉइंटिंग टू द आईपी एड्रेस। ये जो नेम यहाँ पे लिखा है www.google.com, जब आप वहाँ पे सर्च करते हैं तो वो नाम सर्च नहीं होता है, वो उसका जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, उस वेबसाइट उस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो सर्च होता है। ठीक है, वो जो होता है वो सर्च होता है। जैसे कि गूगल का एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये वाला आईपी एड्रेस है। अब ये आईपी एड्रेस होता क्या है, तो एक तरीका का यूनिक आईडी होता है जिसके कारण हम उसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये सब जो है आप जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़िएगा तब वहाँ पे पढ़ना है डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए एक नंबर होता है जिससे हम उसको एक्सेस करते हैं। ओके, तो जैसे आप google.com एंटर किए तो उसका क्या किए आप, और आपको लिखे हैं google.com, लेकिन जो एक्चुअली में पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका आईपी एड्रेस पास हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे इंटर लगा दिए, वहाँ पे आईपी एड्रेस पास हो रहा है। उसके बाद दूसरा टर्म होता है डीएनएस। डीएनएस मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम या फिर सर्वर बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, डोमेन को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। डोमेन को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, योर कंप्यूटर टेक्स डीएनएस सर्वर ट्रांसलेट डोमेन इनटू आईपी एड्रेस, जो लिखा है उसको क्या कर रहे हैं, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, मान लेते हैं इसको रिलेट करते हैं, आप जब वेबसाइट वगैरह यूज़ करते होंगे उसमें, तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले आप यूज़ किए कोई भी सिस्टम को लिए और उसके बाद वहाँ पे लिख दिए www.com या फिर www.google.com। ये लिखने के बाद आप वहाँ पे इंटर किए। अब इंटर तो किए, लिखे नहीं, आप वहाँ पे लिखे क्या है, लिखे हैं google.com, लेकिन पास क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए उसका आईपी एड्रेस। तो उसका आईपी एड्रेस जब पास होना चाहिए तो वहाँ पे आईपी एड्रेस आना भी चाहिए, और वो जो आईपी एड्रेस है किसके जरिए आएगा, वो आएगा मेरे पास डोमेन नेम सर्वर या फिर सिस्टम के जरिए। डोमेन नेम डीएनएस के जरिए जो है उसका जो है ये डोमेन है, उसका ये जो है आईपी एड्रेस में वो रिजॉल्व होगा। तो दूसरा स्टेप जो आईपी एड्रेस में रिजॉल्व हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीएनएस डोमेन नेम सर्वर। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं वहाँ पे जो आप उसका सिर्फ नाम लिखते हैं, लेकिन वो नाम नहीं पास होता है, वो होता है उसका आईपी एड्रेस पास होता है, जो कि डीएनएस के जरिए वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप दो स्टेप आपको क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है हमारे पास रिक्वेस्ट चेंज टू द वेब सर्वर। अब जो भी वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं, अब वहाँ पे उसका जो है पास तो कर दिया, उसका जो आईपी एड्रेस है वो पास कर दिया, वहाँ पे गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, जो भी आप वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं वो क्या है, उसका आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये वेबसाइट हमको चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वेब सर्वर के पास उसका रिक्वेस्ट सेंड हुआ। द ब्राउजर सेंड द एच टी टी पी, और एच टी टी पी रिक्वेस्ट, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, प्रोटोकॉल के जरिए रिक्वेस्ट टू द सेंड सर्वर लोकेटेड टू आईपी एड्रेस। जो भी आईपी एड्रेस को आप वहाँ पे लोकेट करके क्या किए हैं, रिक्वेस्ट को सेंड किए हैं, वहाँ पे क्या हुआ, रिक्वेस्ट सेंड हो गया।
रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद योर राउटर, अब ये रिक्वेस्ट सेंड कैसे होता है वो भी समझना है। जैसे कि योर एक क्या होता है, होम राउटर वगैरह होता है, होम राउटर से जरिए क्या होता है, आईएसपी के पास जाता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे किसको भी यहाँ पे अगर मान लेते हैं टावर वगैरह होता है ना, जैसे एयरटेल वोडाफोन का टावर लगा रहता है, ठीक है, तो ये टावर समझ लीजिएगा। ये क्या है, आपका सिस्टम है। और ये सिस्टम जो है होम राउटर से कनेक्ट है, वो इंटरनेट से कनेक्ट है, आईएसपी से कनेक्ट है। तो ये आईएसपी के पास रिक्वेस्ट पहले जाएगा। सबसे पहले ये आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगा, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वो। और वो जब वहाँ पे गया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं वहाँ पे तो गया, अब वो क्या करेगा, वो एनएसपी के पास जाता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हुआ मेरा सिस्टम हुआ, वो जाएगा आईएसपी के पास। और ये जो रिक्वेस्ट है, ये अलग अलग राउट जो है, जो आईएसपी से कनेक्ट रहता है, और वो जाएगा एनएसपी के पास रिक्वेस्ट जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसका जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये जो टावर है या फिर जो आईएसपी है, जो यहाँ पे तो उसका सर्वर होगा नहीं, तो उसका सर्वर कुछ क्या मान लेते हैं कोई दूसरे जगह या फिर दूसरे देश में होता है। तो बहुत सारा आईएसपी जो होता है आपस में कनेक्ट होता है, उसको एनएसपी बोलते हैं। और वो जो है जिस भी जहाँ पर भी उसका सर्वर होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो आईएसपी के जरिए उस सर्वर को क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम जो यहाँ पे फिगर में लेंगे एग्जाम्पल, लेकिन फिलहाल के लिए आप थियोटिकल समझिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उस सर्वर के पास गया, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया, तो क्या होता है, वो सर्वर अगर फ्री है या फिर उसमें बहुत सारा जो यूज़र है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वेट कर रहा है, नहीं तो उसको एक्सेस दे देता है। उसके बाद क्या होता है, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। जो सर्वर के पास हम रिक्वेस्ट किए हैं, वो रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। जैसे कि अंडरस्टैंड करेगा जो भी क्या आप करना चाहते हैं। तो गूगल को, जैसे गूगल को ओपन करना चाहते हैं, तो गूगल को होम पेज को क्या करेगा, वो एक्सेस करवाएगा। और जैसे जो भी वेबसाइट बनता है, वो जो है बहुत सारा यूज़ करता है, लेकिन जो तीन चीज़ होता है जो कॉमन यूज होता है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसका जो इमेज वगैरह होता है वो, उसका जो लेआउट वगैरह होता है, सब वहाँ पे रहता है सेव हुआ हुआ। तो वहाँ पे क्या होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ ऐसे ऐसे क्या है, HTML का ये कोड है, CSS का ये कोड है, तो उसको पहले लोड किया जाता है। ओके, उसके बाद करने उसको प्रिपेयर करने के बाद जो है रिस्पॉन्ड आपको वापस भेजा जाता है, जो आप उसको क्या कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, द सर्वर सेंड द डाटा बैक टू योर वेब ब्राउजर। जैसे यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे तब ज़्यादा आपको ये क्लियर होगा ये पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जो मेरा पेज है वो रेंडर हो जाता है। तो ये तो थियोटिकल रहा, चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिगर के जरिए समझते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले ये आपका सिस्टम है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर टैबलेट वगैरह हो सकता है, टैब वगैरह हो सकता है। तो ये आपका सिस्टम है। और इस सिस्टम के जरिए आप क्या करना चाहते हैं, इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं, आप ब्राउज़र को ओपन करके उसमें कुछ सर्च करना चाहते हैं। इसमें क्या किया, आप सबसे पहले सर्च किए, कोई भी चीज़ सर्च किए, तो सर्च करने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो आपके पास जाएगा। जो भी राउटर वगैरह आप यूज़ करते होंगे वो वहाँ पे जाएगा, वाईफाई वगैरह आप यूज़ करते होंगे वहाँ पे जाएगा। वो रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र पे जो आप सर्च करते हैं वो, तब वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद क्या है, वो IS जो है वो ISP से कनेक्ट रहता है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो जियो एयरटेल वगैरह होता है वो सब। ओके, तो ISP के पास रिक्वेस्ट जाएगा। ISP मतलब वो जो है टावर वगैरह के पास रिक्वेस्ट जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, आईएसपी के जाने के बाद वो जो है रिक्वेस्ट करेगा, किससे, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। जो भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर से रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रोटोकॉल के जरिए, जैसे कि TCP/IP, HTTP, FTP, जो भी प्रोटोकॉल के जरिए क्या है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा। और उसके बाद रिक्वेस्ट को एक्सेस कर दिया तो आप ओपन नहीं कर लेंगे। और वो रिक्वेस्ट को ओपन करने के बाद, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। ओके, वो रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, आपको वापस रिटर्न बैक क्या करेगा, मैसेज भेजेगा। आपको क्या करेगा, रिटर्न बैक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जहाँ हमने आपके रिक्वेस्ट को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वापस जो है, वापस जो HTTP रिक्वेस्ट जो है वापस आएगा ISP के पास, और ISP आपके जो है राउटर के पास भेजेगा। और राउटर जो है आपके सिस्टम में वापस वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके भेज देगा। और जो भी उसका पेजेस है, पेजेस, वो आपको सिस्टम में लोड होता हुआ दिख जाएगा। तो इतना सारा जो है घनचोल जो है चक्कर यहाँ पे रहता है, लेकिन आप जब इंटर करते हैं तो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली ओपन होने के बीच में जो इतना सारा कॉमन रास्ता है, तो ये तो हम बस ब्रीफ में बताए हैं। इसमें और भी जैसे कैसे वो एक्सेस होता है, कैसे वहाँ पे प्रोटोकॉल एक्सेस होता है, तो सब कुछ वहाँ पे और भी चीज़ है जो कि आपको एक डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क, वहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंटरनेट का बेसिक फंडा है, कैसे काम करता है, कैसे उसको हम एक्सेस करते हैं, कौन कौन सा वहाँ पे तरीका होता है, कैसे कैसे रास्ता में जाता है, वो
सब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने का कोशिश किए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जो इंटरनेट आखिर होता क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है, और उसका जो पिक्चर वगैरह है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइस जो भी इसका रिलेटेड फीडबैक होगा जरूर दीजिएगा, क्या इम्प्रूव और किया जा सकता है, या फिर क्या आपको सही लगा, या फिर कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है। ओके, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग को। और वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग पहला यूनिट को स्टार्ट किए थे, जिसमें ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो गया है। और इस यूनिट का नाम क्या था? यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें मेनली हमको थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है, मीन्स उसका जो भी बेसिक बेसिक चीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या है। तो पहला पार्ट में हमने इंटरनेट क्या होता है वो समझ लिए थे, और इंटरनेट का वर्किंग क्या है वो समझ लिए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने जो इंटरनेट का वर्किंग है वो समझे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं www। जब भी आपको कोई साइट वगैरह ओपन करते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है क्या? www। तो ये www का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। तो www.com लिखते होंगे ना, तो उसका www का फुल फॉर्म ये है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये होता क्या है, इसका फीचर क्या है, ये काम कैसे करता है, और ये इंटरनेट से कैसे डिफरेंट है, इसको हम लोग अभी करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं www मतलब है क्या। तो द वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स www और सिंपल द वेब। इसको आप वर्ल्ड वाइड वेब बोले या फिर सिंबल आप वेब बोल सकते हैं। इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पब्लिक वेब पेजेस एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। तो ये क्या है? www मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि क्या रहता है? इंटरकनेक्टेड रहता है आपस में, और जो भी वेब पेजेस रहता है उसको इंटरनेट पे जो भी एक्सेस करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या है? एक सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्ट रहता है पब्लिक वेब पेजेस से, और इंटरनेट पे जो भी रहता है उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्लियर हुआ। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, बस ये अभी तो स्टार्टिंग ही है। द www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्या? इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिसको आप वेब पेजेस बोलते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेज होता है, तो सबका कलेक्शन क्या होता है? मेरा वेबसाइट होता है। तो ये क्या है? www एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो कि इंटरलिंक्ड रहता है हाइपर डॉक्यूमेंट, जिसको आप वेब पेजेस बोलते हैं। तो उससे क्या रहता है? ये इंटरलिंक्ड रहता है, दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग ब्राउजर ओवर द इंटरनेट। जिसको आप क्या करते हैं? कोई भी आप वेबसाइट को, जो भी वेब पेजेस होता है उसको कैसे एक्सेस करते हैं? ब्राउजर के हेल्प से करते हैं। ब्राउजर पे जाकर जो भी आप इंटर करते हैं वेबसाइट का नाम, वो ओपन होके आता है। और वो ओपन क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरनेट पे है इसलिए। तो वो मेरा क्या होता है, आप जो है आप एक्सेस करते हैं उसको, और वो एक्सेस किसके थ्रू करते हैं? कौन से सिस्टम के थ्रू? तो वो है www वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप उसको क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। ओके, और वो क्या रहता है? इंटरलिंक्ड रहता है आपस में। तो आई थिंक अब आपको जो है www का मतलब क्लियर हो गया होगा। ओके, इसका फीचर का बात करें, जो www का फीचर क्या है, तो इसका फीचर है ये क्या है? एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस वेरियस वेबसाइट। तो क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो कि बहुत सारा वेबसाइट में क्या रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्प्रेड रहता है। यह क्या है? इट इज अ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। इट इज अ क्लोज प्लेटफॉर्म द वेब ब्राउजर टू प्रोवाइड अ सिगन इंटरफेस ऑफ मेनी सर्विसेज। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर का भी हम बात करेंगे, जो क्या है ये। तो द वेब ब्राउजर टू प्रोवाइड अ सिग्नल इंटरफेस ऑफ मेनी सर्विस, बहुत सारा सर्विस चलते रहता है तो क्या अगर सिग्नल प्रोवाइड करता है। डायनेमिक इंटरेक्टिव एंड इनोवेटिव होता है ये। ओके, तो ये इसका कुछ कुछ फीचर रहा, बट यहाँ पे फीचर से हमको मतलब नहीं है, ये काम कैसे करता है उससे हमको इसको मतलब है। ओके, तो अब जो www है ये काम कैसे करता है, मतलब वेब पेजेस से ये कनेक्ट रहता है, वेब पेजेस को एक्सेस करने का काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? तो इसका जो वर्किंग है, ऑलरेडी हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है इंटरनेट वाले वर्किंग में दे दिया था। तो जैसे इंटरनेट काम करता है, सेम उसी तरीका से यहाँ पे www जो वेबसाइट का लिए यूज होता है वो काम करता है। तो इंटरनेट वाला में तो हम एग्जांपल लिए थे वेबसाइट का, तो वहाँ पे उसका भी वर्किंग क्लियर हो गया था। लेकिन वहाँ पे इंटरनेट में वेबसाइट ही नहीं, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ओके, बहुत सारा चीज़, मतलब जो भी आप इंटरनेट पे काम करते हैं वो सब वहाँ पे एग्जाम्पल में लिया जा सकता है। बट वहाँ पे हमने वेबसाइट का एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम लोग अभी वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं इसलिए। तो www काम कैसे करता है वो समझते हैं।
तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट ओपन ओपन करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यूआरएल को क्या करते हैं, इंटर करते हैं। यूआरएल मतलब जो भी आप लिखते हैं, जैसे www एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ भी गूगल या फिर जो भी व्हाट्सएप जो भी लिखते हैं, www.example.com, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसमें आप ये चीज़ लिखते हैं। और ये चीज़ लिखने के बाद वहाँ पे क्या होता है, दिस इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल टू यूज लोकेट रिसोर्स वेब पेजेस फाइल और ऑन द वेब। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो चीज़ आप लिख दिए, वो चीज़ लिखने के बाद क्या होता है, वो सिर्फ वो तो नाम है, और उस नाम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक नंबर होता है, एक उसका क्या होता है, डोमेन होता है। उस डोमेन के नाम पे जैसे मान लेते हैं उसका नंबर समझ लीजिए, या फिर जैसे एक सिम का एक नंबर होता है, वैसे ही एक वेबसाइट का एक नंबर होता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, डोमेन बोलते हैं। तो वहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसका आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस मतलब एक सिम का जो एक नंबर होता है, जैसे सिम है क्या, सिम है जियो का, जियो का सिम है मान लेते हैं, ठीक है, और वो किसके नाम से है, जैसे मान लेते हैं मेरे नाम से, केकेएस के नाम से। तो यहाँ पे केकेएस नाम से तो है, तो ये नाम का बहुत सारा इंसान हो सकता है, लेकिन वो जियो का सिम का जो यूनिक नंबर है वो क्या है, उसको आईपी एड्रेस समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डोमेन नेम जो उसका आईपी एड्रेस है उसमें उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं आप www.google.com इस प्रकार से आप इंटर किए, तो वो जो नाम है उस नाम को कन्वर्ट किया जाएगा। वो कन्वर्ट कौन करेगा, वो कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी लेता है आपका जो वेब ब्राउजर है। वो वेब ब्राउजर उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, आईपी एड्रेस में, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो है रिक्वेस्ट भेजा जाएगा उस वेबसाइट के सर्वर के पास जहाँ हम ये वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, इस सिस्टम के थ्रू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे डीएनएस मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में। ओके, उसके बाद कन्वर्ट तो हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, एच टी टी पी, या फिर आप एच टी पी, ये जो है वो सिक्योर को डिनोट करता है। ये रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, तो ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, भेजेगा, द ब्राउजर सेंड एच टी टी पी या फिर एच टी टी पी एस रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं उस वेबसाइट का जो सर्वर होगा उसके पास वो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। जो आईपी एड्रेस आप उसका कन्वर्ट किए हैं उसके थ्रू क्या करेगा, उसका रिक्वेस्ट भेजा जाएगा। जब रिक्वेस्ट भेज दिया, जैसे कि हम रिक्वेस्ट किस प्रकार से रहेगा, प्लीज सेंड द वेब पेजेस फॉर डोमेन। तो वहाँ पे ऐसा है, जैसे मान लेते हैं डायरेक्टली आप इंटर करते हैं तो वेबसाइट तो ओपन होकर आता है, लेकिन क्या होता है, वो एक्सेस करता है वहाँ पे जो परमिशन देता है, जो उसका सर्वर होता है जहाँ आप ये साइट को ओपन कर सकते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, आप ओपन करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ हम ये वेब पेजेस को ओपन करना चाहते हैं, ये आप क्या किए, रिक्वेस्ट किए। रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे जो वेब सर्वर होता है आपको रिस्पॉन्स करता है, आपको रिस्पॉन्ड करता है जो आप ओपन करना चाहते हैं कि नहीं करते, आपके रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है या फिर डिनाई करता है। द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, फाइंड द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस एचटीएमएल फाइल एंड सेंड बैक टू द योर ब्राउजर। अगर आप जो एक्सेस करना चाहते हैं साइट को, अगर वहाँ पे उसका सर्वर आपको एक्सेप्ट कर लेता है जहाँ आप ओपन कर सकते हैं, तो उसका जो भी एचटीएमएल फाइल हो, सीएसएस फाइल हो, जावा फाइल हो, इमेज फाइल हो, उस वेब पेजेस के लिए जो भी फाइल बनाया गया है डेवलपर के द्वारा, वो क्या किया जाता है, आपके ब्राउजर पे सेंड बैक किया जाता है, आपके ब्राउजर पे सेंड बैक किया जाता है। ओके, और सेंड बैक करने के बाद ब्राउजर रेंडर द वेब पेजेस, उसके बाद आपका जो ब्राउजर होता है वो आपके वेब पेजेस को क्या करता है, रेंडर करता है, जैसे एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल, और उसका जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल है, जो भी उसका इंटरेक्टिव वेब पेजेस है, जो भी उसका इमेज वगैरह है, सबको आपके स्क्रीन पे क्या करता है, लोड कर देता है। और लोड करने के बाद आप उस वेबसाइट को ओपन करके उसको यूज़ करने लगते हैं। एडिशनल रिसोर्स लोडेड, जैसे कि मान लेते हैं जो भी इमेज होता है, फॉन्ट होता है, वीडियोस होता है, जो भी चीज़ वेबसाइट में बनाया गया है डेवलपर के द्वारा, सब वहाँ पे क्या किया जाता है, वो आपको लोड करके दिखा दिया जाता है। ओके, तो इतना कहानी चलता है एक वेबसाइट को ओपन करने के पीछे। इसको हम अगर इमेज के माध्यम से समझे तो यहाँ पे मान लेते हैं वेब ब्राउजर है, जो भी ब्राउजर आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, और भी बहुत सारा वेब ब्राउजर है। उसके बाद यहाँ पे वेब सर्वर है। तो वेब वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि हम आपके वेबसाइट को, वेब पेजेस को ओपन करना चाहते हैं। और अगर मान लेते हैं वेब सर्वर क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्ट करने के बाद जो भी उसका फाइल होगा, जो वेब पेजेस का होगा, वो आपको सेंड बैक कर देगा। इस एरो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ओके, तो जो होगा एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके पास जो है वेबसाइट ओपन ओपन होकर आ जाता है। तो वेबसाइट ओपन होने के पीछे इतना सारा लॉजिक चलते रहता है, और ये लॉजिक तो कुछ ही नहीं है। जब आप और आगे पढ़ेंगे तो ये लॉजिक के पीछे भी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, वो भी आपको समझ में आएगा। ओके, बट यहाँ पे हम बस ऊपर ऊपर से बता दिए हैं, बस हमको जो काम निकालना है उस काम को निकालने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जे डब्ल्यू होता क्या है, वो काम क्या करता है, और वो काम कैसे करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम जो इंटरनेट पर है और अब यहाँ हमने डब्ल्यू पर है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं जो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, और यहाँ पे हम इंटरनेट। तो यहाँ पे जो है इसका जो ईयर वगैरह लिया गया है, जैसे इट इज ओरिजिनेटेड इन 1989 और इट इज ओरिजिनेटेड इन 1960। तो सबसे पहले जो हमारा है वो इंटरनेट आया है, इंटरनेट मेरा आया है। उसके बाद जो है डब्ल्यू जो वेबसाइट वगैरह के लिए है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो बाद में आया है। ये 60 के अराउंड आया है और ये जो है 89 के अराउंड आया है। ओके, www is connected interconnected network of website and document that can be accessed via the internet। और ये जो www है वो इंटरनेट जो है इंटरकनेक्टेड रहता है नेटवर्क से, वेबसाइट से। जो भी आप जो भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है, उस पर क्या रहता है, इंटरकनेक्ट रहता है। इंटरनेट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर। तो इंटरनेट का यूज होता है, वो कनेक्ट किया जाए, जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। www यूज प्रोटोकॉल सच एज HTTP। यहाँ पे जो www है, जो वेबसाइट के लिए जो यूज किया जाता है, उसमें जो है प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। तो ये प्रोटोकॉल का यूज कर दिया जाता है जो वेबसाइट वगैरह है उसमें। बट इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया TCP हो गया, IP हो गया, तो ये कुछ कुछ प्रोटोकॉल है, बहुत सारा प्रोटोकॉल है, ये कुछ कुछ प्रोटोकॉल है, इसका यूज किया जाता है इंटरनेट में। ओके, इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ये जो हमारा कोई भी वेबसाइट होता है वो किसके बेस पे होता है, सॉफ्टवेयर के बेस पे होता है। लेकिन इंटरनेट जो है वो होता है हार्डवेयर के बेस पे। मतलब बहुत सारा केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, उससे कनेक्ट रहता है, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन जो वेबसाइट होता है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू का बात करें तो इट इज अ सर्विस कंटेंट इनसाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू कोई भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पे वहाँ पे उसका सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है द देयर इज अ इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंटरनेट। तो यहाँ पे जो इंटरनेट में जो है जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो क्या है, सब इंटरनेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब क्या है, इंटरनेट है। लेकिन डब्ल्यू में क्या है, जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है डेवलपर के द्वारा, वो क्या है, मेरा डब्ल्यू है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो इंटरनेट और जो मेरा वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस छोटा छोटा पार्ट में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। और जो एग्जाम जब खत्म हो जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उसके बाद जो है इसका जो रेगुलर है और थोड़ा सा लेंदी लेंदी जो है 2-3 पार्ट का एक बार आपके पास जो है लेक्चर आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए हम सब बिजी हैं, एग्जाम चल रहा है, तो इसलिए छोटा छोटा पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। ओके, लेकिन जो हमारा पहला जो पार्ट है वो थ्योरी का ही है, तो छोटा छोटा पार्ट में ही इसको करना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे HTML वगैरह में, तो वहाँ पे जो है पूरा प्रैक्टिकल के साथ करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी भी होगा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर लेंदी हो गया तो आप बोर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको छोटा छोटा पार्ट में कर रहे हैं। तो अभी तक हम क्या देखें, अभी तक बस हम इंटरनेट होता क्या है वो समझे हैं, इंटरनेट का वर्किंग क्या है, डब्ल्यू होता क्या है, वो काम कैसे करता है, और दोनों में क्या किए हैं, डिफरेंस देखे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो एक बार आप इसको रीड करिए, फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग सबसे पहला यूनिट जो है उसको स्टार्ट किए थे, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। जिसको हम लोग स्टार्ट किए थे और इसको ही कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे कि इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लिए थे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। उसके बाद उसको हम समझ लिए थे जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग डब्ल्यू को समझे थे और उसका फीचर एंड वर्किंग देखे थे। एंड फाइनली हम लोग जो दोनों में डिफ्रेंशिएट किए थे, जो डब्ल्यू एंड इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब लोग हम जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री मतलब वेब ब्राउज़र का जो हिस्ट्री है। तो यहाँ पे आज का जो होने वाला है लेक्चर, वो मेनली हिस्ट्री के ही ऊपर होने वाला है। और हो सकता है थोड़ा सा बोरियत लगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी ही है। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो बहुत सारा हिस्ट्री को ही आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। जो हिस्ट्री बताने के लिए होम पेजेस का, फिर डोमेन नेम का, तो यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री बताने के लिए तो बहुत सारा हिस्ट्री यहाँ पे लाए हैं। चलिए वन बाय वन सभी हिस्ट्री को समझते हैं और सभी पॉइंट को देखते हैं। ओके, तो ये पूरा जो होने वाला है थ्योरी ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ वेब।
जो मेरा वेब है www, इसका हम हिस्ट्री क्या है, इसको हिस्ट्री को पहले समझते हैं। ओके, तो हिस्ट्री यहाँ पे वेब या फिर www बोल दीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका हिस्ट्री क्या है, द पूरा यहाँ पे रीड करने वाला थ्योरी ही है, तो थ्योरी रीड करते हैं चलिए। द वर्ल्ड वाइड वेब www और द वेब, जिसको शॉर्ट में वेब भी बोला जाता है, वाज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1989। तो ये ईयर वगैरह थोड़ा सा याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, और इनका जो साइंटिस्ट का जो नाम है टीम, और ये जो ली है उनके आप नाम भी याद रख सकते हैं, एट कैर्न एट यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इन्वेंट किया गया था www, वो यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट किया गया था, इनके द्वारा कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। ओके, ये थोड़ा सा नाम में याद रखिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट का जो नाम है वो थोड़ा सा अजीब तरह का है, तो हो सकता है आपको याद ना रहे। ओके, तो क्या है यहाँ पे नाम, टीम बैनर्स ली। और उसका थोड़ा सा अगला पॉइंट की ओर देखें, तो इट वाज इनिशियली डिजाइंड एज अ वे फॉर साइंटिस्ट टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस ग्लोबल। तो यहाँ पे जो पहला बार जो इन्वेंट किया गया था, तो ऐसा मान के नहीं चल रहा गया था जो है, जो यूज़र जैसे कि पब्लिक लोग इसको यूज़ करेंगे, वो मेनली मान के ये चले थे जो साइंटिस्ट लोग जो है वो अपना इन्फॉर्मेशन को ग्लोबल के क्रॉस शेयर कर पाएँ, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, स्पेशली विथिन द हाई एनर्जी फिजिक्स कम्युनिटी। तो फिजिक्स कम्युनिटी ज़्यादातर उनके लिए ही ये डिज़ाइन किया गया था, बट अभी के जनरेशन में वो सभी लोग यूज़ करते हैं। द वेव इवोल्वेट फ्रॉम द नीड एट यूनिवर्सल लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू एक्सेस देयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो ये जो है अभी तक जितना पॉइंट हम समझे हैं, उस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि ये यूरोप रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इसका इन्वेंट किया गया था, एंड ये इन्वेंट किया गया था ये मान के जो भी साइंटिस्ट लोग हैं वो अपना इंफॉर्मेशन जो भी है वो अक्रॉस वर्ल्ड जो है ग्लोबल शेयर कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करें, अब अगला ये जो है कब कब ये कैसे कैसे इन्वेंट किया गया था उसका, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया उसके बारे में। अब चलते हैं 89 पे। 1989 में क्या हुआ था और क्या था उसमें, तो टीम बैनर्स ली वर्किंग एट सर्टेन proposed द www एज अ सिस्टम इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, लेटर डेवलपमेंट इन HTML, HTTP एंड URLs। उसके बाद जो है डेवलप किया गया किसमें, HTML में, जो है HTTP में, और उसका जो URL वगैरह होता है सब उसमें इन्वेंट किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो है वो है www सिस्टम के द्वारा किया गया, इंटर डॉक्यूमेंट को कनेक्ट किया गया था। ओके, उसके बाद जो आगे जो इसका इन्वेंट अगला जो इसका जो अपडेशन चलते रहा, तो अगला अपडेशन इसका अगला जो वर्जन आया वो आया 1990 में। द फर्स्ट वेब सर्वर एंड ब्राउज़र आर क्रिएटेड। तो इस ईयर में जो था क्या था, वेब ब्राउज़र और जो फर्स्ट वेब सर्वर था उसको क्रिएट किया गया। इनेबलिंग एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस, तो उसमें क्या गया था, वेब पेजेस को डिस्प्ले किया गया था। तो 1990 में क्या हुआ था ये याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑपरेशन आया वो आया क्या, 1993 में। कैर्न रिलीज अ सोर्स कोड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, www के लिए सोर्स कोड जो क्या किया गया है वो पब्लिक किया गया, टू द डॉक्यूमेंट अलाउंग एनीवन टू यूज बुलेटिन अपॉन सॉफ्टवेयर। जो वहाँ पे क्या था उसका जो भी सोर्स कोड था उसको क्या किया गया, अलाउ किया गया, जो उसका क्या किया यूज़ कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। उसका अगला ऑपरेशन जो था वो आया 1994 में। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको शॉर्ट में इस बोला जाता है WC3, द फाउंडेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड वेब स्टैंडर्ड एंड फोस्टेड टू कोलैबोरेशन। तो इसमें ये चीज़ किया गया था, और यहाँ पे जो मेनली है थ्योरी ही है, तो आप थोड़ा सा हो सकता है बोरियत लगे, तो कुछ नहीं करना है, बस रीड करते जाना है। उसके बाद अगला ऑपरेशन था वो आया 90s में ही आया था, जैसे कि वेब एप्लीकेशन इमर्ज किया गया, अलाउ किया गया डायनेमिक कंटेंट को, इंटरेक्ट किया गया वेब पेजेस को। उसके बाद जो अभी तक जो चला आ रहा है वेब का जो www का जो वर्जन है अभी तक जो चला आ रहा है उसमें क्या है, द वेब कंटिन्यू द इन्वॉल्व विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, जैसे कि आपको पता ही होगा मोबाइल डिवाइसेस में इसको यूज़ कर रहे हैं। वेब 2.0 फीचर्स में इसमें इनेबल किया गया है, मेकिंग द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ये सभी क्या किया गया इसमें इन्वॉल्व किया गया, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ कुछ जो है आपको हिस्ट्री इसके बारे में वेब www के बारे में है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, और प्रेजेंट में जो चला रहा है उसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस इससे भी आ सकता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है।
तो कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार इसको रीड कर लीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा कि कब क्या हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्या, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्ट्री। अब थोड़ा सा अगला हिस्ट्री हम जानते हैं, वेबसाइट का हिस्ट्री। ओके, द हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट। द वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट अ प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे कि यहाँ पे हम पिछले बार में भी डिस्कस किए हैं, क्या पिछले हिस्ट्री में भी, क्या जो पहला जो यहाँ पे वेब सर्वर एंड ब्राउज़र जो बनाया गया था वो वहाँ पे www के लिए डेडिकेटेड किया गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है, द फर्स्ट वेबसाइट अ प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब was created in 1990 by टीम Berners-Lee at CERN at European Laboratory for Practice Particle Physics। तो जैसा कि पिछले था उसी से रिलेटिव ये भी है, तो थोड़ा सा याद रखने में आपको इजी होगा। ओके, सेम साइंटिस्ट के द्वारा भी डेवलप किया गया था पहला वेबसाइट जो था। द वेबसाइट होस्टेड ऑन बेरर्स-ली, एन ये जो है NEXT कंप्यूटर वाज द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जो पहला वेबसाइट जो हमारा था वो होस्ट किया गया था कौन से कंप्यूटर पे, नेटेक्स कंप्यूटर पे, जो कि बेरर्स-ली साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। ओके, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे HTTP के पहले क्या था, बिफोर द इंट्रोड्यूसिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो HTTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अदर प्रोटोकॉल्स लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड गोफर वेयर यूज टू रिट्रीव फाइल फ्रॉम द सर्वर। ये जो FTP का नाम भी सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले इसके द्वारा क्या किया गया था, यूज़ किया गया था सर्वर से कैसे आप फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बाद में ये HTTP जो प्रोटोकॉल है वो आया था। ओके, तो वेबसाइट का भी थोड़ा सा आइडिया लगा। अब इसका थोड़ा सा हम डेवलपमेंट का बात करें तो 1989 में टीम में जो वर्किंग www के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, जैसा ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पहला वेबसाइट जो डेडिकेटेड था www के ऊपर। ओके, उसके बाद 1993 में क्या था, अनाउंस किया गया था www सॉफ्टवेयर, जो कि जो रिपीटेडली तो ग्रो कर ही रहा है, साथ में वो कंट्रीब्यूट किया गया, जो भी उसका यूज़ कर सकते हैं सभी उसको पब्लिक किया गया था। उसके बाद सेम जो है मेरा आगे उसी ईयर में द मोज़ेक वेब ब्राउज़र ऑफ द फर्स्ट गेन बाय पॉपुलैरिटी एंड रिलीज्ड बाय द नेशनल सेंटर सुपर कंप्यूटर NCSA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये क्या नाम है पता नहीं क्या नाम है, इतना अजीब सा नाम लिखा गया है। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हुआ आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका कुछ कुछ रहा क्या हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री है मैं खुद से लिख के नहीं लाया हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ। ओके, पहले ही बता देता हूँ, मुझे ये सब मालूम नहीं था, और आपके साथ ही इसको क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। ओके, तो इसको कॉपी पेस्ट करके ही लाया हूँ गाइस, तो इसको अभी आपको रीड कहीं इतना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री वगैरह को क्या ही समझना है, इसको तो बस रीड करके ही समझना है जहाँ ये सब हुआ था उस समय में। तो www का हिस्ट्री हो गया, वेबसाइट का हिस्ट्री हो गया, दोनों आपस में रिलेटिव ही था, वैसा कुछ नया था नहीं। बस अब यहाँ पे एक नया इन्फॉर्मेशन मिला, क्या जो HTTP जो था प्रोटोकॉल वो बाद में आया था, पहले हमारा जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था उससे ही काम होता था। ओके, इसका ग्रोथ एंड इवोल्यूशन का बात करें, जो लेटर जो 1998 के बाद जो मेरा जो आया 20s, उसमें जो है जैसे आप सुने होंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो पहले तो HTML में ही होता था काम, उसके बाद जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको CSS के नाम से जानते हैं आप लोग, उसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1990 एंड 20s के बीच में, अलाउइंग फॉर द कम्प्लेक्स पेज लेआउट एंड इम्प्रूविंग कंसिस्टेंसी एंड वेब डिज़ाइन। तो जैसे कि क्या हो रहा था, पहले तो सिंपल सा टेक्स्ट लिख के अपना जो काम था साइंटिस्ट वगैरह वो कर रहे थे, और जो भी इन्फॉर्मेशन था वो शेयर कर रहे थे। बट बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अगर बढ़ रहा है तो वहाँ के समझने में कम्प्लेक्सिटी हो रहा था, जो कौन सा किसका है। तो उसके बाद जो डिफ़िकल्टीज आता है तभी तो कुछ इवॉल्व होता है। तो जब वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ डिफ़िकल्टीज आया, जो जैसे बड़ा बहुत बड़ा वहाँ पे कुछ मान लेते हैं बुकिंग हो गया, तो उसको अगर ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं लिखे तो वहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है एरर है। एरर मीन्स वहाँ पे हो सकता है कम्प्लेक्सिटी आए, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत आए। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक नया लाया गया जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS, जिसका यूज़ किया गया वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। तो ये कब आया था, तो ये आया था 1919 के और 20s के बीच में। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अगला जो अपडेशन वर्जन था, अगला जो इवोल्यूशन था वो था वेब 2.0 एरा।
द इंट्रोड्यूसिंग टू इंटरेक्टिव एंड यूजर generated content and web browser become a significant feature shifting for the focused from the static page and dynamic page interactive website। तो उसके बाद जो है मेरा है वेब 2.0 जो था उसमें मेरा जो स्टैटिक पेजेस एंड डायनेमिक पेजेस को भी क्या किया गया, इंटरेक्टिव बनाया गया। उसके बाद जो मॉडर्न वेबसाइट जो अभी आप लोग देखते होंगे उसमें क्या है, तो मॉडर्न वेब में द वेब कंटिन्यू द इवेल्यूट, वो क्या होगा तब से वो इवेल्यूट अपना जो अपडेशन था कंटिन्यू किया विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड इमर्जिंग इंक्लूडिंग मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव मतलब समझते होंगे जो अलग अलग डिवाइस में उसको कैसे कैसे दिखेगा उसको रिस्पॉन्सिव होते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द IoT, तो ये सबको क्या किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी अपना जो है वेबसाइट का जो भी अपडेशन हुआ है वो बढ़ रहा है, वो भी अपना क्या कर रहा है, वो भी अपने आप को टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ एंड इवेल्युएशन था। ओके, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बहुत सारा यहाँ पे हिस्ट्री ही है गाइस, तो हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, कितना है डिस्कस करना, बहुत सारा हिस्ट्री है गाइस। तो अभी कितना बचा हुआ है, 1 2 एंड 3 एंड 4 हिस्ट्री बचा हुआ है। चलिए फटाफट से सबको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो अपना थोड़ा सा है आगे बढ़ेंगे। तो अगला हिस्ट्री है हमारा होम पेजेस के ऊपर। सब आपस में रिलेटिव है इसलिए एक बार में ही सब डिस्कस कर लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ होम पेजेस, तो फर्स्ट वेबसाइट आप जानते ही होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो भी वेबसाइट होता है उसमें होम पेज होता ही है। द फर्स्ट इवर वेबसाइट एंड दस द फर्स्ट होम पेजेस वाज क्रिएटेड बाय टीम बैलेंस ली एट कैर्न इन 1918 1991। तो जैसे यहाँ पे पहला वेबसाइट कब आया था, पहला वेबसाइट हमारे पास आया था यहाँ पे 90 में, और इसका जो है 91 में पहला जो होम पेज है उसको बनाया गया था। ओके, it explained the World Wide Web project and how to access it. The initial page hosted at can address mark at beginning of the public is, जो भी वेबसाइट होता है वो पहले कहाँ जाता है, होम पेज इस पे जाता है, तो उसी के लिए इसको क्या किया गया था, इन्वॉल्व किया गया था। ओके, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लें। तो 1980s द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वेंटेड बाय, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं जो किनके द्वारा किया गया था और क्यों किया गया था, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए किया था। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट जो क्रिएट किया गया था वो किया गया था अगस्त में, होस्ट किया गया था जो है नेट कंप्यूटर में। दिस वाज इनिशियली पेज डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट हाउ इट यूज। उसके बाद 90s में क्या हुआ, 1990s में हाइपरटेक्स्ट माइक्रो लैंग्वेज HTML बिकम अ स्टैंडर्ड फॉर द क्रिएटिंग वेब पेजेस। और यहाँ पे HTML का भी थोड़ा सा बात किया गया है, जैसे कि 1990s में क्या हुआ था, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको आप लोग HTML के नाम से जानते हैं उसको स्टैंडर्डाइज किया गया जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करना है। along with the introducing the website like mosaic and नेटस्केप नेविगेटर, तो ये कुछ कुछ यहाँ पे ब्राउज़र का नाम लिखा गया है। उसके बाद 1993 एंड 1995 द वर्ल्ड वाइड वेब बिकम आई गेन मोमेंटम विथ थाउजेंड ऑफ द न्यू वेबसाइट बिगिन क्रिएटेड। उसके बाद इसके ये जो है 2 साल के बीच में जो है हज़ारों हजार जो वेबसाइट बनाया गया। उसके बाद 1904 में क्या हुआ, 1994 में वेबसाइट ऑफ द जनरल पब्लिक बिकम अवेलेबल एंड नंबर ऑफ वेबसाइट गिव रिपीटेडली, तो उसके बाद जो है नंबर ऑफ वेबसाइट बार बार बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। उसके बाद जो है 2010 में रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया गया अलाउइंग वेबसाइट टू अडेप्ट डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल वगैरह में बिकम पॉपुलर हो गया वो। उसके बाद प्रेजेंट में अभी जो चला आ रहा है, द होम पेज कंटिन्यूड द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट फॉर द यूजर एक्सपीरियंस ऑन वेबसाइट सर्विंग द गाइड ऑफ द एंकरिंग नेविगेटर। तो वहाँ पे जो है होम पेजेस में उसको बनाया गया जो प्राइमरी एंट्री पॉइंट होता है कोई भी वेबसाइट का, उसको होम पेज बोलते हैं। और ये जो है यूज़र के इंटरेक्टिव को जो एक्सपीरियंस है उसको ही बताता है, जैसे कि जितना भी नेविगेटर वाला बात होता है वो हम सिर्फ होम पेज पे ही देते हैं। तो जब भी आप बनाएंगे वेबसाइट वगैरह आगे चल के, तो उसको आपको क्या करना है, जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका जो आप एंट्री पॉइंट दे रहे जो आपका होम पेजेस है उस पर आप जो भी नेविगेटर वगैरह हो वो आप वहाँ पे देने का ट्राई करेंगे। ओके, तो ये होम पेजेस का थोड़ा सा बात हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा थ्योरी तो है लेकिन यहाँ पे आपको जो आगे पढ़ेंगे उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कैसे कैसे करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब हम बात करते हैं डोमेन नेम का। हिस्ट्री ऑफ डोमेन नेम, द डोमेन नेम सिस्टम DNS, जिसको शॉर्ट में DNS बोलते हैं, इमर्ज द अर्ली 1980s to provide the more user friendly way to locate the and access the website on the internet। तो इसका भी यूज़ किया गया ताकि वो हम जो वेबसाइट का है उसको एक्सेस कर पाए और उसको हम लोकेट कर पाए एक एड्रेस पे। बिफोर DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम से पहले एक्सेसिंग वेबसाइट रिक्वायर्ड
knowing numerical IP address which were the combination and difficult to remember। तो डीएनएस से पहले क्या था, जैसे हम बात भी किए थे जब इंटरनेट का बात कर रहे थे, तो जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका जो आप नाम लिखते हैं, जैसे google.com लिखें, तो वो google.com तो लिखे हैं, लेकिन उसको क्या होता है आईपी एड्रेस, वहाँ पे डीएनएस जो होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसके आप जो भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को वो ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे डीएनएस के आने के बाद जो है, डीएनएस से पहले क्या था, वहाँ पे वो आईपी एड्रेस को याद रखना पड़ता था। तो आईपी एड्रेस को जब याद रखना पड़ता है तो नंबर को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है डीएनएस पिक्चर में आया। तो वहाँ पे आईपी एड्रेस को याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे बस उसका आप नाम याद रखिए और वो नाम को आप क्या करेगा, जो डीएनएस है उसको डायरेक्टली आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। द डीएनएस वाज डेवलप्ड टू मैप दिस आईपी एड्रेस टू ह्यूमन रीडेबल एंड ह्यूमन नेम। ओके, ईयरली इसका डेवलपमेंट की बात करें, टर्पेटनेट द प्रैक्टिस use domain name system date back to tablet era where the centralized lost file .host.txt mapped computer host name and numerical address। उसका डीएनएस जो क्रिएशन हुआ, पॉल मॉकमी डेवलप्ड डीएनएस एंड ये जो किया गया वो 1983 में वाइल द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। ओके, इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है साउथर्न एंड कैलिफोर्निया, इसमें ये किसका डेवलप किया गया था, डीएनएस का, डोमेन नेम सिस्टम का। आरएफ है स्पेसिफिकेशन का बात करें, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जैसे कि IETF पब्लिक द ओरिजिनल डीएनएस स्पेसिफिकेशन इन, ये जो एक है इसमें जो इसका जो ओरिजिनल डीएनएस का जो स्पेसिफिकेशन था उसको यहाँ पे पब्लिक से आ गया था और बताया गया था। उसके बाद बाइंड इम्प्लीमेंटेशन जो है, यूके Berkeley student developed the first Unix name server development by called the Unix Berkeley। ये जो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, वो उसको किया गया था, इसमें डेवलप किया गया था। ओके, तो ये कुछ कुछ डेवलपमेंट है किसका, डोमेन नेम का। अब इसका जो इवेल्युएशन एंड ग्रोथ है तो यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिक रजिस्ट्रेशन, जनरल पब्लिक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन बिगन 86 से वो क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था उसको रजिस्टर करना। जैसे कोई चीज़ को रजिस्टर करेंगे तब ना उसका डोमेन नेम सर्वर जो है उसका कन्वर्ट करके देगा। इनिशियल ग्रोथ, डोमेन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड स्लोली विथ ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली। सबसे जो है स्टार्टिंग में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ही रजिस्टर किया गया था। रिपीटेडली एक्सपेंशन द 90s सॉ अ डोमेन सिस्टम कंपनीज बिगन ऑफरिंग सर्विस। तो उसके बाद जो है वो सर्विस जो है ऑफर करने लगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है उसको, ताकि वो भी अपना जो है डीएनएस को रजिस्टर कर पाएँ। न्यू टॉप लेवल डोमेन्स जो है 20s में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, टॉप लेवल डोमेन लाइक डॉट बीज एंड डॉट इन्फो एंड प्रोवाइडिंग मोर ऑप्शन वेबसाइट, जैसे कि आप लिखते होंगे ना डॉट कॉम लिखते होंगे, डॉट इन लिखते होंगे, तो ये सब क्या है, ये सब डोमेन है। तो ये सब जो है अभी भी आप देखते होंगे कोई भी वेबसाइट ओपन करते होंगे तो डॉट कॉम या फिर डॉट इन करके रहता है, या फिर डॉट बीज करके रहता है, या फिर डॉट इन्फो करके रहता है। तो ये सब क्या होता है, डोमेन रहता है, ये सब इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र में क्या है, बिफोर द वेब ब्राउज़र केम इनटू एक्सटेंशन कंप्यूटर वर मोर लाइक बॉक्स। जैसे वेब ब्राउज़र आने से पहले जो क्या था, कुछ बॉक्स जैसा लगता था, दैट यूज टू कमांड लाइन इंटरफेस एंड परफॉर्म सम टास्क। जैसे वेब ब्राउज़र के आने से पहले क्या था, वो जो भी था कमांड देते थे, उस कमांड को वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था। The development of the web browser evaluate new entry way to interactive more computer। जैसे कंप्यूटर से हमको क्या करना है, मोर इंटरेक्टिव करना है, इसलिए इसको क्या क्या इवेल्यूएट किया गया था। ओके, इसका भी बात कर लें गाइस, बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, आपको भी लग रहा होगा बहुत ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे चल रहा है, तो कोई नहीं, आज का ही लेक्चर बस थ्योरी है, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओवर मूव करेंगे हम लोग। इन 1990s द कंप्यूटर साइंस टीम Bernally developed the first ever browser name World Wide Web at certain European organization nuclear research। It was the indeed an extraordinary development। It is the only web browser present in the that time। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही वेब ब्राउज़र था जिसका नाम था क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज मोर यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव। ओके, उसका 1993 में क्या था, एवरीवन started becoming familiar with the concept of web browsing and was crucial to develop the same। This led the inventor and the MOSIC by NCSA National Center of Supercomputer Application at the University of Illinois and gained massive popularity as it was the first graphical browser
that demonstrate the user multimedia images on web। तो यहाँ पे थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़िएगा गाइस, पढ़ते पढ़ते लग रहा है ये खाली थ्योरी ही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे गाइस ज़्यादा थ्योरी बचा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है उसको कर रहे हैं, उसके बाद इसको स्किप करेंगे गाइस। ओके, थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे कि अनदर वेब ब्राउजर था 1990s में आया था, वो क्या था, नेट एस्केप जो अगला वेब ब्राउजर था। उसके बाद अगला वेब ब्राउजर जो है, ब्राउजर वॉर जो है वो 1995 में चला था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप देखते भी होंगे, जो भी वेब ब्राउजर था उसको, उसका जो अगला वेब ब्राउजर था ओपेरा, आप देखे होंगे, वो आया था क्या 1996 में। उसके बाद 98 में जो आया था वो आया था मोजिला फायरफॉक्स, जो अभी भी चल रहा है। उसके बाद 2003 में जो आया था वो था सफारी, जो आप एप्पल वगैरह में देखे होंगे। उसका 2008 में आया था गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम जो आप यूज़ करते होंगे अभी जनरली, वो 2008 में आया था। और लेटर से 2015 के बीच में जो है माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे कि हम जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते होंगे, उसका बाद ब्रेव हो गया, उसके बाद विवाल्डी हो गया। तो ये कुछ कुछ वेब ब्राउज़र है जो कि इसका ईयर था आने का। ओके, और कौन सा काम कौन करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबको आप रीड कर सकते हैं। ओके, उसका जो अगला वेब सर्वर का थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लें, तो वेब सर्वर एज अ सर्टेन स्टोन इन द इंटरनेट, इवेलेट फ्रॉम द नीडर ऑफ द वेब द शेयरिंग इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट, सेम चीज़ लिखा गया है। उसका डेवलप द फर्स्ट जो मेरा सर्वर है ब्राउजर एलोन was initially concept on HTML, HTTP and URLs facilitating the access web server regarding their physical location and inventing initial knowing the certain। ये जो है HTTPD was the later released into the public domain and become the basis of the further information leading the information service website। तो ये भी थ्योरी है, इसको भी आप रीड करके समझ सकते हैं। इसका थोड़ा सा बात कर ले ईयर वगैरह का, तो 90s में जो है www का जो इन्वेंट किया गया था। उसके बाद 90s में जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र आया था। उसके बाद 91 में जो मेरा है वो इंस्टॉल किया गया था SLAC इन US। ओके, उसके बाद 93 में जो है वो www सॉफ्टवेयर को किया गया था, पब्लिक डोमेन से कनेक्ट किया गया था। उसके बाद जो है अगला है 1994 में, वो यहाँ पे किया गया था, फिर 95 में और 90s में। तो 90s में जो मेरा ग्राफिकल ब्राउज़र आने लगा, उसके बाद जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ गाइस पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री को हमने समझ लिया है। और ये सब हिस्ट्री को डिस्कस करने का मतलब यही है, जो आपका सिलेबस में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं, मैं भी बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग तो बोर हो ही गए होंगे। ओके, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में आपको एग्जाम में आएगा। ओके, मुझे बोर होना लाजमी है क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ जो है आप नहीं क्लियर हुआ तो 2-3 बार इसको रीड करिए, आपको क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ समझने वाला था नहीं, बस इसको रीड करने वाला था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो नोट्स है वो आपका तब शेयर किया जाएगा जब ये जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब। ऐसे ही इस बीच में नहीं शेयर किया जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका नोट्स भी कंप्लीट होता जा रहा है। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे अब हम लोग, अब उतना थ्योरी बचा नहीं है, बस कुछ कुछ थ्योरी और बचा है तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हम HTML पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइज, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है वेब सर्वर वर्किंग। मीन जब भी हम वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं तो वो सर्वर, वेबसाइट का जो सर्वर है वो कैसे वर्क करता है वो समझना है। ओके, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे वेब सर्वर वर्किंग का मतलब क्या है वो समझते हैं, और उसके बाद वो कैसे किस किस स्टेप में जाके वर्क करता है, कैसे काम करता है वो भी समझेंगे, और एक डायग्राम की हेल्प से भी हम उसको समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेब सर्वर ऑन इंटरनेट कैन viewed when the browser requested it from the web server and the server respond with the page। तो यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी बताए थे, जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, फिर वेबसाइट कैसे काम करता है, फिर हम वेबसाइट पे जैसे मान लेते हैं कोई वेबसाइट को ओपन करने का रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो कैसे काम करता है। तो वो रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाता है, वो रिक्वेस्ट जाता है वेब सर्वर के पास, मीन्स जहाँ पे वेबसाइट होस्ट हो चुका है, जहाँ पे उसका डाटा स्टोर है, उसके सर्वर के पास जाता है। उसके बाद अगर हम जो रिक्वेस्ट किए हैं वेबसाइट को ओपन करने के लिए, अगर वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, तब वहाँ पे जो भी उसका रिस्पॉन्स रहता है, उसका जो भी वेबसाइट का जो भी पेज लेआउट रहता है वो हमको वापस से रिटर्न में मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, वो ओपन होता है। इस तरह से वेब सर्वर जो होता है सब वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप क्या है वो समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं।
जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, वेब सर्वर है, और यहाँ पे मेरा वेब ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं वो है। ओके, जैसे मान लेते हैं वेब ब्राउज़र पे हम कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने का ट्राई किए, यहाँ पे हम उसके यूआरएल जाके उसमें इंटर कर दिए, तब क्या होगा, तो क्या है यहाँ पे डायरेक्टली हम इंटर किए और वो ओपन हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम वेबसाइट को ओपन करने का रिक्वेस्ट करते हैं वो उसके सर्वर के पास जाता है, और उसके सर्वर के पास कैसे जाता है वो ऑलरेडी हम इंटरनेट वाले टॉपिक में देख चुके हैं। तो ये जो वेबसाइट का रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं ये कहाँ जाता है, उसके सर्वर के पास जाते हैं। अगर ये सर्वर जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है तो जो भी उसका वेब पेजेस का लेआउट रहता है सब हमको क्या करता है, रिटर्न करके अपने ब्राउज़र पे वो शो करवा देता है। ओके, तो इस तरह से चलता है वेब सर्वर का वर्किंग। तब वो जो 4 स्टेप्स है वो कौन-कौन सा स्टेप्स है अब वो हम समझते हैं। द सिंपल प्रोसेस कंसिस्ट 4 स्टेप दे आर। पहला स्टेप्स क्या है, ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डोमेन नेम। तो पहला जो है वो क्या है, आईपी एड्रेस ऑब्टेन करना जो भी उसका डोमेन नेम है उससे। आवर वेब ब्राउज़र फर्स्ट ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑफ द डोमेन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो भी आप ओपन करना, जैसे गिग्स फॉर गिफ्ट्स है। ओके, तो इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो इसका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो वहाँ पे पहले क्या होगा, ऑब्टेन किया जाएगा ब्राउज़र के द्वारा, जिसमें यहाँ पे डीएनएस आप पढ़े थे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। इट कैन ऑब्टेन आईपी एड्रेस इन टू वे। जो आईपी एड्रेस है दो तरीका से ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला, बाय सर्चिंग इन कैची। अब इसका मतलब क्या है, बाय सर्चिंग इन कैची का मतलब ये है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जैसे कोई एक ब्राउज़र को, कोई एक वेबसाइट को आप बार बार ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट को आप बार बार ओपन करते हैं तो आप जैसे मान लेते हैं फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे चांसेस ये रहता है जो वो वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगा। और वहीं पे अगर मान लेते हैं कोई एक नया वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा क्यों होता है, एक कैची मेमोरी होता है उसके कारण ऐसा होता है। जो भी हम काम बार बार करते हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कैची मेमोरी के पास जाके स्टोर हो जाता है। बट वहीं पे अगर हम मान लेते कोई नया टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो नया टास्क है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है कैची मेमोरी में नहीं होता है, जिससे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहला है, किसी वेबसाइट को हम बार बार ओपन कर रहे हैं तो उसका हो सकता है आईपी एड्रेस कैची मेमोरी में हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका जो है, अगर हम कैची मेमोरी में वो नहीं है तो हमें हमारे पास जो सिस्टम है डोमेन नेम सिस्टम तो वो तो है ही, तो वो तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली उसका आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो दो तरीका से मेरे पास जो होता है वो आईपी एड्रेस आता है, लेकिन जनरली जो होता है डीएनएस लोग जानते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो पहला जो है, कोई भी वेब सर्वर कैसे करता है तो उसके में पहला जो है वो डोमेन नेम सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना, उसके डोमेन नेम में कन्वर्ट करना और आईपी एड्रेस लेना। ओके, दूसरा है browser requested the full URL. After knowing the IP address, the browser now demand the full URL for the सिस्टम। और जो भी यहाँ पे है उसके बाद जो क्या होगा, ब्राउज़र जो अब जो भी सर्च वेबसाइट ओपन करना है वो ब्राउज़र पे ही होगा ना। तो आईपी एड्रेस मिलने के बाद क्या होगा, उसका जो भी फुल यूआरएल है वो हमारे पास आएगा। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, तीसरा स्टेप जो है, द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट। द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द ब्राउज़र बाय द सेंडिंग द डिजायर्ड पेज एंड केस इन द पेज डू नॉट एग्जिस्ट द सेम एरर बिलो अगर एंड सेंड टू द अपडेट मैसेज। तो ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा हम चाहते हैं ओपन करना वेबसाइट जो वेबसाइट एग्जिट करता ही नहीं है, जो है ही नहीं वेबसाइट, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर शुरू कर देगा। तो जो भी उसका अप्रोप्रिएट मैसेज रहेगा वो हमारा पास डिस्प्ले हो जाएगा। बट वहीं पे अगर हम ऐसा वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं जो वेबसाइट है वहाँ पे होस्ट किया गया है वो सर्वर के पास उपलब्ध है, तब क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स हमारे पास वापस दे देगा और उसको हम जो भी उसका पेज वगैरह है सब हम ओपन वहाँ पे हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कि एक मैसेज आप देखते होंगे क्या, एरर 404। तो यहाँ पे ऐसा जब भी हम करते हैं ट्राई करते हैं वेब ब्राउज़र पेज को ओपन करने का, दिस मैसेज सेंड द सर्वर व्हेन द पेज इज नॉट एग्जिस्ट, तो वो तब किया जाता है जब हमारे पास पेज जो होता है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, तब ये एरर आता है। ओके, उसके बाद जैसे मान लेते हैं अनदर कमांड एरर 401 व्हेन एक्सेस इज डिनाइड टू द ड्यू टू द इनकरेक्ट क्राइटेरिया लाइक यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइडर। तो ये 404 और 401 जो है दो प्रकार का एरर आ सकता है। एक 404 कब आएगा, जब हमारे पास जो सर्वर के पास उस पेज है ही नहीं तब वहाँ पे वो आएगा। बट 401 जो है वो कब आएगा, जब हम कुछ ऐसा वहाँ पे इंटर कर रहे हैं जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दे दिए तब वो आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो होगा। जब ऐसा भी हो सकता है जैसे सर्वर के द्वारा जो रिक्वेस्ट किए थे वो एक्सेप्ट नहीं, वो डिनाई कर दिया जाए, तो उस केस में भी 401 जो एरर है वो आएगा। ओके, उसका जो सबसे फाइनल स्टेप है,
द ब्राउज़र डिस्प्ले द वेब पेजेस। जो भी हम फाइनली अगर सब कुछ मिल गया, पेजेस मिल गया, तो जो भी ब्राउज़र है उसको फाइनली डिस्प्ले करवा देगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो उससे हमारा वेब सर्वर कैसे काम करता है वो बता रहा है। ठीक है, तो फिर से हम समराइज करते हैं कौन कौन सा स्टेप है। तो पहला जो है वो क्या है, जो भी डोमेन नेम है उसका क्या करेगा, आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो भी उसका फुल यूआरएल है वो सर्च कर लेगा। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स हम जैसे रिक्वेस्ट किए तो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा सर्वर के द्वारा वो आएगा। वो एरर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर एरर रहेगा तो एरर आएगा, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली जो है ब्राउज़र उस वेब पेजेस को ओपन कर देगा। ओके, तो ये है रहा वेब सर्वर का वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो समझते हैं। ओके, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक दो बार रीड कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। तो यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ है, एक है क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क मॉडल वेयर अ क्लाइंट रिक्वेस्टेड सर्विस फॉर द सर्वर। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी क्लाइंट है वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, किससे, सर्वर से, विच देन प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स बैक द क्लाइंट। जैसे कि सर्वर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उसको उसका रिस्पॉन्स देता है। दिस आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग, ईमेल एंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें ईमेल का या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं वहाँ पे सर्वर, हम जो सर्वर से हम क्या करते हैं सर्विस लेना चाहते हैं, जो हम मान लेते हैं एज ए क्लाइंट है, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के सर्विस के द्वारा। जैसे कि मान लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में जाते हैं तो हम वहाँ पे उस ऑनलाइन, जैसे मान लेते हैं एसबीआई का यहाँ पे सर्वर है, तो एसबीआई का जहाँ पे सर्वर है उस सर्वर से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ हम वहाँ पे जो भी उसका सर्विस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। हो सकता है वो ट्रांजेक्शन का हो, जो अपने स्टेटमेंट को देखना हो, तो वो सब यहाँ पे क्या है, मेरा वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आता है। ओके, जैसे इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, तो इसमें कंपोनेंट हो सकता है, पहला क्लाइंट रहेगा, दूसरा सर्वर रहेगा, तीसरा नेटवर्क रहेगा। तो क्लाइंट मीन्स क्या है, एन एप्लीकेशन और डिवाइस, जैसे हम मोबाइल से ओपन कर रहे हैं या फिर सिस्टम या लैपटॉप से या कंप्यूटर से या टैब से, जिस भी चीज़ से हम ओपन कर रहे हैं तो वो मेरा क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। लाइक अ वेब ब्राउज़र और स्मार्टफोन दैट रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। उसके बाद दूसरा हुआ सर्वर, ए डेडिकेटेड कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड सर्विस एंड रिसोर्स ऑफ द क्लाइंट। जैसे यहाँ पे एसबीआई का सर्वर है, तो वहाँ पे उसका जो भी वेबसाइट होगा, उसका जो भी साइट होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका सर्विस प्रोवाइड किया गया होगा। आप जनरली यूज़ भी करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारा सर्विस रहता है, तो उसका भी यूज़ करते हैं। फिर अगला मेरा क्या है, नेटवर्क, अ कम्युनिकेशन चैनल लाइक इंटरनेट कनेक्टिंग टू द क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पे नेटवर्क से क्या करता है, जो भी हमारा जैसे मान लेते हैं मोबाइल है और वो सर्वर है उससे क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है, जिससे हम उसका सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। जैसे इसको डायग्राम के हेल्प से समझें, तो यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट जैसे मेरा ये लैपटॉप हो सकता है या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर मेरा कंप्यूटर हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, कोई भी सर्वर है, जैसे बैंक का सर्वर हो या फिर ईमेल का सर्वर हो या फिर गूगल का सर्वर हो, किसी भी चीज़ को आप ओपन कर रहे हैं उसका सर्वर होगा। और ये सब आपस में कनेक्ट किससे रहेगा, इंटरनेट से। तो जो भी क्लाइंट रहेगा उसको क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करेगा और उसके सर्विस को यूज़ करेगा। तो यह है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा सा ये बात कर लें। हाउ इट वर्क, द क्लाइंट इनिशिएट द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वर फॉर स्पेसिफिक सर्विस और रिसीवर एग्जाम्पल वेब पेजेस। जैसे मान लेते हैं, आप ये तो हमेशा ही बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सर्वर के पहले रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ हम ये ओपन करना चाहते हैं, ये सर्विस हम यूज़ करना चाहते हैं, तभी तो कुछ होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसेस। जो भी सर्वर है उस रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट भेजे हैं उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। द सर्वर सेंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। और उसके बाद सर्वर जब उसका प्रोसेस कर लेगा और उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करेगा, उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसको बैक भेजेगा और उसको कहेगा जी आप यूज कर सकते हैं। द क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स एंड डिस्प्ले द यूजर्स नीडेड। जैसे मान लेते हैं कोई भी आप सर्वर का ओपन किए हैं उसको जैसे बैंक का ही सर्वर मान लेते हैं ओपन किए हैं, तो पहले क्या होगा, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट होगा कि हम इस सर्वर को ओपन करना चाहते हैं, अपने साइट को ओपन करना चाहते हैं। तो वो सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा फिर से, अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका जो भी वेब पेजेस है सबको लोड करके अब ब्राउज़र में क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो वेब ब्राउजिंग, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट योर ब्राउज़र क्या हुआ, हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है,
जैसे वेब ब्राउजिंग का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ब्राउज़र क्या हुआ, क्लाइंट होगा जिससे हम उसको ओपन कर रहे हैं। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, द सर्वर सेंड बैक द वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसमें भी वेबसाइट बना रहता है, क्या करता है उस पेजेस को वापस रिस्पॉन्स के तौर पे वापस दे देता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं वेबसाइट को डिस्प्ले होते हुए देखते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम टोटल जो है 2 टॉपिक देखे हैं। पहला है वेब सर्वर वर्किंग, वेब सर्वर कैसे काम करता है। उसके बाद हमने ये देखा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये सब में उतना कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे हम समझ लिए हैं, कभी थ्योरी में आए तो आप लिख पाएँ। जैसे वेब सर्वर वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले IP एड्रेस में देता है, उसके बाद URL करता है, उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे घूम फिर कर एक ही फंडा आ रहा है, जो वेबसाइट कैसे काम करता है। सब में देखना है तो वही एक फंडा आता है, वेबसाइट कैसे काम कर रहा है। कोई भी चीज़ पढ़ ली, जैसे यहाँ के क्लाइंट जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो इसमें भी क्लाइंट है और सर्वर है, ये दोनों क्या करेगा आपस में कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसा अगर आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर से क्या करेगा वो, जितना भी वेब पेजेस है जैसे HTML बनाया गया है या फिर CSS या सबका यूज़ करके बनाया गया है, तो उसको क्या करता है रोल कर देता है और उसको हम यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और उसके बाद और भी टॉपिक बचा हुआ है, सबको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही 2 टॉपिक पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग, और अभी हम लोग यूनिट 1 में देख रहे हैं 3 टायर वेब आर्किटेक्चर। ओके, तो चलिए ये वाला टॉपिक को भी समझ लेते हैं, जो हमारा यूनिट 1 में दिया गया है। क्या है 3 टायर वेब आर्किटेक्चर, तो ये क्या चीज़ है उसको समझते हैं, और यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया है उसको भी समझेंगे। द 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर डिवाइड सिस्टम इंटू presentation, application, and data layer. Increase accessibility, maintainability, and efficiency by separating the concern of the model, optimize resource management, and allowing for independent scaling and update, making it popular for choice complex distributed system. तो यहाँ पे क्या किया गया, सबको अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया गया, जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन वाला वेब सर्वर, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, उसके बाद उसका डाटाबेस। तो इसलिए इसको बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। जितना भी आर्किटेक्चर उसको क्या किया है, सेपरेट सेपरेट में बदल दिया है। तो चलिए वन बाय वन सबको हम समझ लेते हैं। जब व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या है, ये है क्या। तो नेटवर्क्स आर सेपरेटेड कंप्यूटर्स एंड कोऑपरेट टू accomplish the shared goals are known as distributed system. If they are where the interconnected system, they communicate and share resources to derive service and carry out activities. Social media network, online banking platform and clouding computing platform few example of the distributed system. तो ये कुछ कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तो हमको नहीं समझना है, हमको समझना है क्या 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो चलिए उसको समझते हैं। तो व्हाट आर 3 टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसा ही है, जैसे यहाँ पे क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग में, उसी तरीके से है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम application are divided into 3 distinct tiers using the 3 tier client server architecture. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ही हम क्या कर रहे हैं, 3 टायर में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है प्रेजेंटेशन टायर। तो प्रेजेंटेशन टायर मतलब क्या है, द यूजर इंटरफेस लेआउट वेयर द इंटरेक्शन अकर टू हैंडल डाटा डिस्प्ले द यूजर इनपुट। तो सबसे पहले जब प्रेजेंट करेगा, जो भी इनपुट जो भी यूजर आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो प्रेजेंटेशन टीआई में क्या है, वो इंटरेक्ट करेगा यूजर से, यूजर इंटरफेस यहाँ पे रहेगा। उसका सेकंड जो मेरा है एप्लीकेशन टायर। तो एप्लीकेशन टायर क्या करेगा, द बिजनेस लॉजिक लेयर विच प्रोसेस यूजर इन रिक्वेस्ट, परफॉर्म्स कंप्यूटेशन एंड मेक डिसीजन, इट एक्ट्स एज मीडिएटर बिटवीन प्रेजेंटेशन एंड डाटा टायर्स। तो एप्लीकेशन टायर में क्या करेगा, जो भी हम लॉजिक या फिर जो भी यूजर करना चाहता है, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है, सब मेरा एप्लीकेशन टायर में होगा। उसके बाद मेरा क्या है, डाटा टायर। तो डाटा टाइप में क्या होगा, द स्टोरेज लेयर एंड रिस्पॉन्सिव द मैनेजिंग द स्टोरिंग डाटा एंड हैंडल डाटाबेस ऑपरेशन एंड डाटा रिट्रीवल। डाटा कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, सब बताएगा डाटा टायर। तो ये 3 टायर को ही बोलते हैं हम लोग 3 टायर वेब एप्लीकेशन, सॉरी वेब टायर एप्लीकेशन। तो 3 टायर वेब आर्किटेक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, जहाँ पे 3 चीज़ है। 3 चीज़ में कौन सा है, प्रेजेंटेशन है टायर, उसका बाद एप्लीकेशन टायर है, उसका बाद डाटाबेस टायर है। डाटाबेस में डाटा रहेगा, एप्लीकेशन में उसका जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो रहेगा, और प्रेजेंटेशन में उसका जो इंटरफेस है वो रहेगा। ओके,
अब थोड़ा सा इसका और बात कर लें। द कंप्यूटर्स ऑफ थ्री टायर कंपोनेंट्स ऑफ थ्री टायर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन था, तो प्रेजेंटेशन में कंपोनेंट कौन कौन सा रहता है, तो उसका यूआरएल रहता है, यूआई रहता है, यूजर इंटरफेस रहता है, उसके बाद यूआई रहता है, उसका जो भी लॉजिक रहता है वो रहता है दिया हुआ। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट में क्या हो गया, यूआई जो कि बताएगा कहाँ पे क्या चीज़ रहना है, कौन से डिज़ाइन में देना है यू। उसके बाद यूजर इंटीग्रेशन लॉजिक रहेगा जो कि बताएगा ये इनपुट कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, वो सब चीज़ें। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, डिस्प्ले डाटा द एप्लीकेशन टायर टू द यूजर, कलेक्ट यूजर इनपुट एंड फॉरवर्ड दैम एप्लीकेशन, प्रोवाइड द यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मैनेज यूजर इंटरेक्शन। तो प्रेजेंटेशन टायर का यही काम रहता है जिसको बोलते हैं क्लाइंट टायर। उसका नेक्स्ट टायर हमारे पास है एप्लीकेशन टायर जिसको आप बोलते हैं बिजनेस लॉजिक टायर। तो ये क्या करता है, इसका कंपोनेंट कौन सा है, तो एक है बिजनेस रूल लॉजिक एंड है एप्लीकेशन सर्वर। तो बिजनेस लॉजिक में क्या करता है, implement the rule and process specify the application such as order processing, authentication and data validation। वहीं पे अगर एप्लीकेशन सर्वर का बात करें तो उसमें क्या चीज़ होता है, manages communication between the presentation and data tier and host the business logic and web server application सच है। जैसे कि यहाँ पे ये सब कुछ है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद जे बॉस है, ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल है इसका। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट डाटा रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंटेशन टायर, एग्जीक्यूट बिजनेस लॉजिक एंड अप्लाई रूल। इसका कम्युनिकेट करने का काम होता है डाटा टायर में, उसके बाद सेंड करना जो कि डाटा में कौन सा चेंजेस हो रहा है नहीं हो रहा है उसको क्या करना, सेंड करना, उसको प्रेजेंट करना टायर के हेल्प से और डिस्प्ले करना है। तो ये कुछ कुछ उसका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका मेरा थर्ड टायर जो है वो है डाटा टायर। तो डाटा टायर मतलब डाटाबेस टायर। ये क्या है, इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो इसका जो कंपोनेंट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कैसे डाटा को स्टोर करना है उसमें, कि जैसे कि सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल भी होता है, ओरेकल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल होता है। तो ये कुछ कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें डाटाबेस भी रहता है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है डाटा को मैनेज करना इफिशियंटली एंड सिक्योरली। ओके, जो भी वहाँ पे क्वेरी का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन से क्वेरी को सर्च कर रहा है, कौन से डाटा को सर्च कर रहा है, सब वहाँ पे उसको क्या करना है, एफिशिएंट बनाना है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, एक अगर इसका हम इंटरेक्शन का बात करें किस प्रकार से इंटरेक्ट किया जाता है इसमें, तो सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट होता है, उसका बिजनेस प्रोसेसिंग होता है, उसका डाटा रिट्रीवल होता है, उसके बाद डाटा रिस्पॉन्स क्लाइंट होता है। तो इतना स्टेप्स होता है उसमें, इस प्रकार से हम उसको इंटरेक्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो मेरा जो कंपोनेंट ऑफ थ्री टायर में है कौन कौन सा है और किसका कौन सा काम है, किसका कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, आई होप आपको थ्री टायर वेब आर्किटेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कुछ है ना, पूरा थियोटिकल ही है, तो इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, वैसा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग को। और वेब डिज़ाइनिंग में यूनिट 1 हमारा जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक जो हमारे पास है वो है वेब होस्टिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या है। तो वेब होस्टिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि मान लेते कोई वेबसाइट आप बना लिए, कोई वेबसाइट को अच्छा से डिज़ाइन वगैरह कर लिए और जब तक उसको आप होस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको इंटरनेट पे डालेंगे नहीं, कोई सर्वर पे डालेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, वो तो किसी इंटरनेट पे कोई और यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए वेब होस्टिंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है जिससे हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको क्या कर पाते हैं, होस्ट कर पाते हैं, जिससे कोई भी यूज़र उसको एक्सेस ईजिली कर पाए। ओके, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो वेब होस्टिंग इज़ अ लाइक ऑफ टेंडरिंग स्पेस ऑन द इंटरनेट और द ब्राउज़र। It is equivalent to allocating server space on the वर्ल्ड वाइड वेब, www पर एक स्पेस लेना, उसी को बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब आपका जो भी वेबसाइट है उसके लिए एक स्पेस अलोकेट हो जाएगा, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आके लोग आपका जो भी सर्वर्स होगा, जो भी सर्विस होगा उसको आप यूज़ कर पाएंगे और वहाँ पे आप अपना जो भी साइट है उसको वहाँ पे होस्ट करके उसमें जो भी चेंजेस वगैरह है सब कर पाएंगे, उसमें अपडेट कर पाएंगे। तो वो सब आप कर सकते हैं जब अभी आपका स्पेस अलोकेट होगा उसमें। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ें तो क्या है, विच रिकॉर्ड द योर डेडिकेटेड इन्वायरमेंट फॉर योर डोमेन। तो जो भी आपका डोमेन मिलेगा उसके लिए क्या होगा, वो इन्वायरमेंट हो गया। वेब होस्टिंग प्रोवाइड अ स्पेस टू कीप योर वेबसाइट डाटा ऑन ए सर्वर। जो भी डाटा वगैरह रहेगा जहाँ पर आप होस्ट करेंगे उसी सर्वर पे वो जहाँ भी डाटा रहेगा वो सब स्टोर होके रहेगा। उसके बाद व्हेन समवन इंटर योर डोमेन, जो जैसे मान लेते हैं कोई आप वेबसाइट को होस्ट किए हैं, तो इस ये मान के होस्ट किए हैं जो यूज़र आके उस पर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस को एक्सेस कर पाए, यूज़ कर पाए।
तो जो होगा मैं यूज़र जो होगा वो आपके डोमेन में मान लेते हैं इंटर करेंगे। ओके, व्हेन समवन इंटर योर डोमेन नेम इनटू द ब्राउज़र दिस सर्वर प्रोमोटली डिस्प्ले योर साइट नेम। तो जो भी आपके डोमेन में आएगा उसको जो होगा तुरंत क्या होगा, जो भी आपका साइट होगा वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। When your website is ready with full responsiveness and great functionality, then it is needed to be placed to live। तो जब भी आप वेबसाइट बना लेते हो तो उसको लाइव करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड दैट प्लेस वेयर योर परचेस द होस्टिंग प्लान। जहाँ पे भी आप होस्टिंग प्लान, जैसे आप फोकट में तो होस्टिंग करेंगे नहीं, स्पेस आप ले रहे हैं इंटरनेट पे तो वहाँ कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आप होस्टिंग प्लान लेते हैं वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं होस्टिंगर वगैरह है तो वहाँ पे आप होस्टिंग प्लान लेते हैं और अपने वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा बात करें ये काम कैसे करता है जब आप भी कोई वेबसाइट को होस्टिंग कर रहे हैं तो क्या है उसका वर्किंग। तो व्हेन सेटिंग अप टू योर वेबसाइट होस्टिंग इट इज़ रिक्वायर्ड टू फर्स्ट पिक द यूनिक वेबसाइट नेम एंड परचेज द टू बी डेडिकेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है आप कोई एक कंपनी से क्या करेंगे, परचेस करेंगे वेबसाइट के लिए यूनिक नेम से। ओके, तो उसके बाद जो होगी उसका एड्रेस वगैरह रहेगा वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं आप होस्टिंगर का क्या कर रहे हैं। होस्टिंगर एक कंपनी है जो कि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उसका डोमेन और उसका होस्टिंग पैकेज देता है, परचेज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या हो गया, वंस यू हैव डन दिस यू नीड टू चूज द सर्विस प्रोवाइड दैट इज नीडेड टू योर साइट विच बी अलोकेट द स्पेस देयर सर्वर्स। उसके बाद क्या है, आफ्टर कन्फिगरिंग द सर्वर यू अपलोड द वेबसाइट फाइल एंड सेट अप एनी नेसेसरी डाटाबेस। अगर डाटाबेस वहाँ पे है तो डाटाबेस को आप वहाँ पे जो भी है सेटिंग कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली जो है अपना वेबसाइट को क्या करेंगे, जो भी उसका फाइल होगा आप वहाँ पे मूव करके उसको होस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, टू मेक योर साइट एक्सेसिबल फॉर यूज़र यू हैव टू कन्फिगर द डोमेन नेम सिस्टम। अगर यूज़र चाहते हैं जो आपका वेबसाइट हो यूज़र यूज़ कर पाए तो आपका जो वेबसाइट है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डीएनएस के साथ, मीन्स डोमेन नेम सिस्टम के साथ, ताकि आपका जो भी सर्वर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट कर पाए। ओके, वंस योर वेबसाइट इज लाइव एंड एवरीथिंग इज सेट पीपल कैन विजिट एंड योर वेबसाइट बाय द typical name and apart from the you have to regular maintenance including updates, security check and backup. It is crucial to ensure optimal performance and security your website. ओके, तो ये जनरली आप सब जानते ही होंगे ये सब चीज़ें क्या, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, अभी हम ये डिस्कस किए हैं कि वेब होस्टिंग होता क्या है। ओके, वेब होस्टिंग का फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे करना है, तो कैसे करना है तो यहाँ पे जब हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे तब हम बताएंगे भी कैसे करना है वेबसाइट को होस्ट। ओके, बस अभी थियोरी का समझ लीजिए, प्रैक्टिकल हम जब मूव करेंगे अपना यूनिट 1 के बाद उसके बाद वहाँ पे हम सब कुछ समझेंगे। ओके, उसके बाद कुछ कुछ स्टेप्स है यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं उसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझ लीजिए किस प्रकार से आप ये वर्क फ्लो होता है वेबसाइट को होस्ट करने का। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम होस्टिंग जो भी होता है होस्टिंग को चूज करते हैं। उसके बाद जो भी इसका कन्फिगर होता है सर्वर को कन्फिगर करते हैं। सर्वर को कन्फिगर करने के बाद वहाँ पे जो भी एचटीएमएल फाइल जो भी हम फाइल बनाए हैं अपना वेबसाइट बनाए हैं उस फाइल को क्या करेंगे वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद डाटाबेस अगर है तो डाटाबेस को सेटअप करेंगे, अगर डाटाबेस नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम से उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा वेबसाइट को एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसका मेंटेनेंस वगैरह है वो करना पड़ेगा। उसका जो भी उसमें ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे उस ट्रैफिक को हैंडल करना है और कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट लेना है। ओके, तो ये सब जो है स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं डायग्राम में भी है, सबसे पहले हम वेबसाइट क्रिएट कर लिए। उसके बाद जो है उसका डोमेन हम चेक करेंगे, उसके बाद होस्टिंग पावर करेंगे, उसके बाद हम उसको जो है डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे एचटीएमएल फाइल जो भी है उसको एक्सेस करके उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्फिगर करेंगे। कन्फिगर करने के बाद उसको हम जो भी उसका ट्रैफिक आ रहा है उसको हम करेंगे और जो भी वहाँ पे एरर वगैरह है उसको हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो है उसी सब को क्या किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। जैसे कि डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, बिफोर होस्टिंग और वेबसाइट यू नीड टू डोमेन नाम। जैसे कि आप लिखते होंगे क्या www.kkes.com लिखते होंगे, तो ये क्या है कि यूनिक डोमेन नेम है जो कि एज अ एक्ट करता है आपका एड्रेस, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, इसको समझ लीजिए। ओके, तो जो भी है इसलिए आप क्या क्या करते हैं, डोमेन को रजिस्टर करना जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, होस्टिंग हम लेते हैं। होस्टिंग लेने के बाद जैसे मान लेते हैं नाउ यू
have acquired to domain name, you need to be select web hosting provided by the website requirement and storage bandwidth, security feature and support. You can select company host your site. These company have a server which are powerful computers specified design and files. उसके बाद क्या करते हैं हम होस्टिंग करते हैं. होस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं. Once you have choose hosting provided by the allocated space, you or a website on your their server like जैसे कि मान लेते हैं VSS, उसका dedicated to cloud होता है. These server are dependent on your website requirement and hosting package. तो जिस प्रकार का आप होस्टिंग लेते हैं उसी प्रकार से आपको ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है. उसके बाद क्या करते हैं हम वेबसाइट का जो भी फाइल्स वगैरह आता है उसको अपलोड कर देते हैं. मीन्स जो भी हम HTML फाइल बनाए हैं, CSS फाइल बनाए हैं, जो भी इमेज वगैरह हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो भी फाइल वहाँ पे हम यूज़ किए हैं, सबको क्या करते हैं वहाँ पे हम अपलोड करते हैं. ओके. और उसके बाद हम उसको डन करते हैं FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू. ओके. उसके बाद नेक्स्ट मेरा होता है डाटाबेस कॉन्फ़िगर. तो अगर डाटाबेस हमारे जो भी साइट है उसमें यूज़ हो रहा है, डायनेमिक वेबसाइट अगर है, तो वहाँ पे हम जो है डाटाबेस को सेटअप कर सकते हैं. जैसे MySQL हो गया, उसके बाद MongoDB होता है, बहुत सारा होता है, उसको हम क्या करते हैं सेटअप करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे पास DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन. दिस इंश्योर व्हेन समवन टाइप योर डोमेन नेम. जैसे मान लेते हैं हम कोई भी वेबसाइट का हम नाम लिखे हैं, डोमेन लिखे हैं www.kks.com. तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं KKS इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो भी KKS CS इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो भी उसका सर्वर का जो नाम है वो क्या करेगा उसको कन्फिगर करके उसको क्या करेगा ट्रांसलेट करके उसका जो भी IP एड्रेस है उसमें कन्वर्ट कर देगा. ओके. उसके बाद वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा वो हमको करना पड़ेगा. उसके बाद जो भी उसका जैसे मान लें ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक को हैंडल करना ज़रूरी है. कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन से साइट को वो जैसे डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब देखना ज़रूरी होता है. और उसमें कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो वहाँ से क्या करना है टेक्निकल सपोर्ट लेकर उसको क्या करना है उस एरर को हैंडल करना है. तो ये कुछ कुछ स्टेप्स होता है और ये मेरा पास हुआ वेब होस्टिंग का फंडा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. वैसे पूरा थियोटिकल ही है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरियत नियर लगे, तो कुछ नहीं करना है बस एक बार रीड कर लीजिए हो जाएगा. वैसे ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है. जब हम प्रैक्टिकल मूव करेंगे वेबसाइट बना लेंगे डिजाइन कर लेंगे तब उसको हम होस्ट करेंगे, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम उसको होस्ट करते हैं. ओके. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि होगा नेक्स्ट पार्ट में. तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में. तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर ऑल द बेस्ट. हे गाइस दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग. और वेब डिज़ाइनिंग में यूनिट 1 को हम लोग देख रहे थे और यूनिट 1 में ही अब हम लोग करेंगे URL के बारे में. उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने जो भी होस्टिंग के रिलेटेड था वो हमने कंप्लीट कर लिया था. और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब URL से. जब भी आप URL सुनते होंगे तो वहाँ पे एक जैसा आप लिंक लिंक कहते होंगे URL सेंड कर दो, उसका लिंक सेंड कर दो, तो वो आखिर है क्या उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे. ओके. तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं. URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इज अ वेब एड्रेस दैट डायरेक्ट अ ब्राउजर टू a specific resource on the internet. जैसे आप कहते हैं कि URL सेंड कर दो, तो URL जैसे ही इंटर करते हैं तो सेम उसी लोकेशन पे आप पहुंच जाते हैं जिसका URL आपको भेजा गया है. ओके. लाइक अ वेब पेजेस इमेज और फाइल, इट लाइक अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ईच ऑनलाइन लोकेशन. जितना भी ऑनलाइन लोकेशन है सबके लिए क्या होता है वो URL यूनिक होता है. ऐसा नहीं है जो दो और जो दो वेबसाइट का सेम URL है, ऐसा नहीं होगा. सबका जो होगा वही यूनिक होगा. ओके. तो व्हाट इज URL यहाँ पे की बात करें तो व्हाट इट इज. तो ये URL इज एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन इंटरनेट अलाउइंग यूजर टू ब्राउज द लोकेट एंड एक्सेस इट. उसके बाद इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो URL टिपिकली इंक्लूड क्या प्रोटोकॉल लाइक ये जो HTTP या फिर HTTPS जो होता है ये क्या है प्रोटोकॉल है. और डोमेन नेम लाइक google.com एंड द पाथ लाइक ये जो होता है ये इसको बोलते हैं पाथ दैट पॉइंट टू द स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द डोमेन. जैसे आप देखते होंगे www डॉट इस प्रकार से लिखा रहता है HTTPS स्लैश, तो वो क्या होता है वो उसका स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है प्रोटोकॉल रहता है जैसे HTTP हो गया या फिर HTTPS हो गया. उसका डोमेन का नाम रहता है और डोमेन का नाम के बाद उसका पाथ रहता है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन को पॉइंट करता है. इसका पर्पस क्या है तो पर्पस है URL आर यूज टू नेविगेट द वेब बाय ब्राउजर एड्रेस बाय क्लिकिंग द लिंक.
तो वहाँ पे क्या है, इसका पर्पस यही है जो हम क्या कर पाए, नेविगेट कर पाए एक जो स्पेसिफिक वेब पेजेस है उस पे। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है URL फॉर गूगल्स होम पेजेस इज क्लासिकल एग्जाम्पल। ओके, जैसे आप गूगल का होम पेज आप ओपन करिएगा तो क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है URL का। ओके, चलिए बढ़ते हैं। जैसे आप google.com लिखते होंगे ना, तो उसका जो क्लासिक आता है वही क्या है, उसका एग्जाम्पल्स है। तो आप चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे URL में ही। और एक टर्म है मेरा यहाँ पे MIME। MIME, अब ये क्या चीज़ है? URL समझ में आ गया, URL होता है क्या, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसका पर्पस क्या है वो भी समझ में आ गया, उसका फुल फॉर्म क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट पे जो कि है MIME। अब हम लोग देखते हैं MIME को। तो MIME का मतलब क्या है? इन कंप्यूटिंग स्पेशली मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो MIME क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इन कंप्यूटिंग MIME इज अ प्रोटोकॉल। ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल दैट अलाउ वेरियस डाटा टाइप जैसे कि ऑडियो, वीडियो एंड बाइनरी फाइल्स थ्रू मेल। ये सब जैसे कि ऑडियो भेजना, वीडियो भेजना, बाइनरी फाइल्स भेजना, किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू। ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है MIME। ओके, MIME एज अ टेक्निकल टर्म, जैसे कि इसका डेफिनेशन का बात करें तो MIME स्टैंड फॉर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। It is a standard format for adding non-ASCII data like images, videos and attachments to emails. इसका पर्पस क्या है? पर्पस है MIME allow email client and server to recognize and handle different types of data, not just plain text. उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो MIME एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज हैंडल नॉन टेक्सुअल डाटा। एग्जाम्पल का बात करें तो व्हेन यू सेंड एन इमेज और वीडियोस फाइल एज एन अटैचमेंट इन ईमेल, MIME यूज टू इनकोड एंड ट्रांसमिट द डाटा। तो वहाँ पे MIME जो प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाता है, उसके बाद डाटा को सेंड किया जाता है। ओके, MIME इज ऑल्सो यूज टू ईच अदर फॉर अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल नॉट जस्ट ईमेल। तो MIME का और भी बहुत सारा यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईमेल में ही ये यूज़ होता है। तो MIME के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या ये चीज़ है। और इसमें ये भी पता चल गया होगा कि ये जो इंटरनेट के लिए में यूज़ तो किया जाता है, मेल भेजने के लिए यूज़ तो किया जाता है, लेकिन सिर्फ मेल भेजने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है, और भी इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं, URL समझ में आ गया, MIME समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स में। ओके, और इसको हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हे गाइज, दिस इज केकेएस एंड अभी हम लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग। और वेब डिजाइनिंग में हम लोग यूनिट 1 को देख रहे थे। तो चलिए यूनिट 1 को ही कंटिन्यू करते हैं, और अभी हम लोग जानने वाले हैं HTTP प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। वैसे तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एज अ टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या है वो समझते हैं। तो HTTP, और जिसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म है, इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो है फाउंडेशन है, बेसिक है किसका, वर्ल्ड वाइड वेब का। इट्स अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न हाउ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट लाइक अ वेब ब्राउजर एंड द सर्वर लाइक वेब पेजेस। वेब ब्राउज़र और वेब पेजेस के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाए, वो यह बताता है, ये सेट ऑफ रूल बताता है उसको। ओके, HTTP facilitate the transfer of various type of content including text, images, videos and more, making it possible to browse the and internet web pages। तो किसके जरिए ये है, तो ये HTTP के जरिए ही ये पॉसिबल है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लें। तो फाउंडेशन ऑफ द वेब, HTTP प्रोटोकॉल दैट अंडरपिन द वर्ल्ड वाइड वेब इनेबलिंग द एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। अगर क्लाइंट सर्वर मॉडल का बात करें तो HTTP ऑपरेट द क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर ए क्लाइंट, जैसे कि एग्जांपल क्लाइंट क्या है, वेब ब्राउजर है, इनिशिएट अ रिक्वेस्ट टू ए सर्वर एंड द सर्वर रिस्पॉन्स विद द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। ओके,
उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट पैराडिम। तो HTTP फॉलो द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पैराडिम वेयर अ क्लाइंट मेक अ रिक्वेस्ट। जैसे कि कोई भी वेब पेजेस को ओपन करने के लिए क्या करता है वेब ब्राउजर, उसको रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड द रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल is considered as a stateless protocol, meaning that each request from the client is treated as a separate event, and the server does not maintain information about previous and interaction. ओके, तो ऐसा नहीं है जो प्रीवियस में हम जो सर्च किया उसको ये रिलेटेड मान के करेगा, सबको एज अ सेपरेट इवेंट ये मान के चलता है। उसके बाद वर्जन का बात करें, जो HTTP हैज़ इन्वॉल्व थ्रू द डिफरेंट वर्जन इंक्लूडिंग HTTP 1.1, HTTP 2 एंड लेटेस्ट जो चल रहा है HTTP 3 है। ओके, HTTP 2 एंड HTTP 3 का बात करें तो 2 और 3 में क्या है, मोर इफिशियंट मेथड है ट्रांसफरिंग करने के लिए डाटा को। ओके, तो इसलिए हमारा जो है जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है वैसे वैसे ये ज़्यादा और इफिशियंट होते जा रहा है। HTTP के बारे में थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, इसका जो फुल फॉर्म है ये कैसे काम करता है वो सब क्लियर होगा, ये है क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं, हाउ इट वर्क। तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट। व्हेन यू टाइप URL इनटू योर ब्राउजर एंड प्रेस इंटर, योर ब्राउजर सेंड एंड HTTP रिक्वेस्ट, क्या HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर वेयर द वेबसाइट इज होस्टेड। यहाँ पे वेबसाइट होस्ट किया गया है वहाँ पे क्या होता है, उसके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद सर्वर रिस्पॉन्स करता है, द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस इट, then send back the HTTP response containing the requested web pages and other relevant information। तो जो भी वेब पेजेस का हम रिक्वेस्ट किए हैं, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया है उसका क्या करता है, सर्वर रिस्पॉन्स देता है और उसके जो भी वेब पेजेस होता है और रिलेटिव कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्स के जरिए भेजता है। ओके, उसके बाद कंटेंट डिलीवरी। तो जो भी ब्राउज़र होता है वो रिसीव करता है सर्वर को एंड डिस्प्ले कर देता है वेब पेजेस को स्क्रीन पे। अब ये समझते हैं ये HTTP जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहला तो पॉइंट है क्या, वेब नेविगेशन। HTTP इज एसेंशियल फॉर ब्राउजिंग एंड वेब एंड एसेंशियल फॉर वेब पेजेस। ओके, उसके बाद डाटा ट्रांसफर है, तो इट इनेबल द डाटा ट्रांसफर इन वेरियल डाटा टाइप इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस एंड मल्टीमीडिया फाइल। फाउंडेशन ऑफ द वेब HTTP फॉर्म्स एंड फाउंडेशन ऑफ द WWW वेब, इसको वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो इसके जरिए ही मेरा पॉसिबल होता है। In essence, HTTP is an language that web browser and server use to communicate, making it possible to browser interact with the access information of the web www। तो ये क्या है, जैसे सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज का ये काम करता है। सिंपल सा मतलब ये है HTTP का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा HTTP का मतलब क्या है और HTTP करता क्या है और HTTP में क्या इंपॉर्टेंस है और यह काम का करता है और वो आखिर है क्या। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये HTTP के बारे में। तो गाइस, ये रहा HTTP। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग को, और वेब डिज़ाइनिंग में यूनिट 1 को हम लोग देख रहे थे। और यूनिट 1 का ये जो है वो लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं वेब प्रोग्रामर्स टूल बॉक्स। इसको हम लोग देखेंगे और हमारा जो होगा सेटअप कर लेंगे, जो किस प्रकार से हमको जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसको कैसे रन करवाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा अगला यूनिट स्टार्ट होगा। ओके, तो ये होने वाला है लास्ट पार्ट, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा और सेटअप करके रखिएगा, तब हम आगे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे वैसे ही आप उसको क्या कर पाए, रन कर पा गए। ओके, तो वेब प्रोग्रामर्स टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये वेब प्रोग्रामर्स टूल बॉक्स इंक्लूडिंग टूल फॉर कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, documentation and more. Essential tool including code editor like Subyum and text and VS Code and GitHub, as well as testing, debugging and tool like Chrome Dev Tool। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम कहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, कहाँ पे हम उसको टेस्ट करेंगे, कहाँ पे कोई एरर आया तो डिबगिंग करेंगे, कहाँ पे चेंजेस करेंगे, तो उसको बताना है, उसी को बोल रहे हैं हम वेब प्रोग्रामर्स टूल बॉक्स। ओके, तो सिंपल सा हम बताएं तो इसमें बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है इसको करने का, लेकिन हम जो यूज़ करने वाले हैं कोड एडिटर में, वो हम यूज़ करने वाले हैं VS कोड का। ओके, आप नॉर्मल जो नोटपैड है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे यूज करेंगे VS कोड पे। लेकिन आप स्टार्टिंग में है, एज अ बिगिनर है, तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्या करेंगे, आप नोटपैड पे करेंगे।
आप क्या करेंगे, नोट पैड करेंगे। नोट पैड पे करने का इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में ये आएगा। तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको जो है टोटल कोड याद होना चाहिए उसको करने के लिए, कोड का पूरा आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए आप जो है नोट पैड पे करेंगे। हम तो VS कोड पे करेंगे क्योंकि हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है, हमको तो कोड याद करना नहीं है, करना है आप लोग को एग्ज़ाम। तो आप जो है क्या करेंगे, हम जो VS कोड पे करेंगे उसी सेम चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट पैड पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट मतलब ऐसा नहीं जो कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ पे आपको एक एक वर्ड करके लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। जब आपको ऐसा लगे जहाँ हमको याद हो गया टोटल कोड, उसका सिंटैक्स याद हो गया, किस प्रकार से लिखना है वो याद हो गया है, तब आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं VS कोड पे। लेकिन आप फिलहाल के लिए नोट पैड पे आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो नोट पैड पे लिखने के बाद क्या करना है, इसको कैसे रन करवाना है, तो सिंपल सा मेथड है। जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हम नोट पैड पे भी एक प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करके आपको बता देंगे जो कैसे करना है। उसके बाद आप सेम उसी प्रकार से उसको करेंगे। ओके, तो हम जो करेंगे वो VS कोड पे करेंगे। तो आप मेक श्योर ये कर लें जो आपका जो VS कोड है वो सेटअप है। सेटअप मीन्स कैसे उसका एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप करते हैं उसको, और नहीं जानते हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली हमको मैसेज कर सकते हैं जहाँ हमारा VS कोड सेटअप नहीं हो रहा है, इस तरह से। ओके, तो VS कोड को सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कौन से एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका VS कोड पहले से सेटअप है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो अब कर ले। उसके बाद जो एक्सटेंशन वाले में आपको आना है, और एक्सटेंशन में आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है जो कि है, यहाँ पे बता देते हैं आपको दिखा के, अगर नेट चलता है तो। एक मिनट गाइज, मैं नेट थोड़ा सा कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना है। सिंपल सा ये जो है लाइव सर्वर, ये वाला एक्सटेंशन को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है अपने VS कोड में। इसको कर लें, इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी यहाँ पे कोड लिखेंगे उसको हम रन करके उसको लाइव करके देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला आप मेक श्योर करें, आप डाउनलोड कर लें और VS कोड भी आप सेटअप कर लें। तो आपका जो भी होगा नेक्स्ट मॉड्यूल का वो आपका जो होगा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि HTML का है उससे स्टार्ट करेंगे। उसको भी हम पूरा बेसिक से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप सेटअप करके रख लें। और जैसा कि बता दिए, अगर नहीं हो रहा है सेटअप तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया। अब कुछ कुछ और इसमें बात कर ले, जैसे कोड एडिटर में क्या था, सबलाइन टेक्स्ट है, VS कोड है, ब्रैसेस है, अदर ऑप्शन जैसे कि नेट बीम है, एटम है, बहुत सारा नोट पैड भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, स्टार्टिंग में आप बिगनर है तो आप नोट पैड पे करें। और आपको अगर थोड़ा सा याद हो गया सिंटेक्स वगैरह किस प्रकार से रहता है तो आप VS कोड में कर सकते हैं। VS कोड में क्या होता है ना, एक चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे उसका सजेशन देने लगता है, वो चीज़ लिखा लिखाया आ जाता है, इसलिए हम सजेशन स्टार्टिंग में नहीं करेंगे ये। ओके, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। उसके बाद इसका सोर्स कंट्रोल जैसे कि गिटहब है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग टूल हम कर सकते हैं उसको, जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि अपने, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी चीज़ आप वहाँ पे टैग वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको कहाँ से रीड करना है उसके बारे में। अदर इसेंशियल टूल जैसे कि नेटवर्क एंड IP टूल्स हो गया, API टूल्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो गया। तो ये सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देते रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। अब डेव डेवलपमेंट जैसे कि बूटस्ट्रैप, CSS, तो ये सब हम लोग करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो गाइज ये रहा हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 का एक बार हम स्टार्टिंग से ओवरव्यू दे दें तो सबसे पहले हमारा यूनिट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट के बारे में और वेब टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम इंटरनेट जाने, उसके बाद इंटरनेट कैसे काम करता है वो समझें। उसके बाद हमने www के बारे में और www कैसे काम करता है वो समझे। उसके बाद इंटरनेट और www के बीच में हमने जो भी डिफरेंसेस है वो देखें। उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर आए, मतलब वेब का हिस्ट्री, उसके बाद वेबसाइट का हिस्ट्री, उसके बाद हमने होम पेज का हिस्ट्री, उसके बाद डोमेन नेम का हिस्ट्री, उसके बाद हमने वेब ब्राउज़र का हिस्ट्री, उसके बाद वेब सर्वर का हिस्ट्री, उसके बाद हम ये देखें कि वेब सर्वर आखिर काम कैसे करता है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम समझें। उसके बाद 3 टायर एप्लीकेशन के बारे में समझे हम। उसके बाद जो मेरा है वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट रहता है वो समझे थे। उसके बाद जो हमारा है इंटरनेट एमंग, उसके बाद वेब होस्टिंग को समझे। वेब होस्टिंग को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़े और जो है URL के बारे में समझे, MIME के बारे में समझे, उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल के बारे में समझे। उसके बाद ये काम कैसे करता है वो समझने के बाद हमारा जो है फाइनली हम कैसे सेटअप किए हैं वो समझे हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप सेटअप भी करके रख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम बताइए। और हमारा जो है अब नेक्स्ट से हमारा होगा यूनिट 2 स्टार्ट, जो कि होगा बेसिक्स ऑफ HTML। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।